नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज हरियाणा में बड़े सियासी उलटफेर के बीच बीजेपी ने जेजेपी से गठबंधन तोड़ दिया, जिसके बाद मनोहर लाल खट्टर ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और नए सीएम नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े आंकड़े सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिए, जिन्हें 15 मार्च तक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डाला जा सकता है। जेल में बंद हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी ने कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच लेडी डॉन के नाम से मशहूर अनुराधा चौधरी से शादी कर ली और कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए 43 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें नकुल नाथ, गौरव गोगोई और वैभव गहलोत का नाम शामिल किया गया। कर्नाटक के हावेरी में मिर्च की कीमत में भारी गिरावट के बाद किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों की संख्या में नाराज किसानों ने वहां सरकारी मंडी में बवाल कर दिया। किसानों ने आरोप लगाया कि उन्हें मिर्च की इतनी कम कीमत मिल रही है कि मुनाफा तो दूर, मिर्च उगाने में लगने वाली लागत भी नहीं निकल पा रही। और इसी से नाराज किसानों ने हावेरी की एक सरकारी मंडी पर धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारी किसानों को फसलों की सही कीमत मुहैया कराने वाली सरकारी संस्था एपीएमसी के ऑफिस को उन्होंने घेर लिया। किसानों के बवाल का जो वीडियो सामने आया, उसमें गुस्साए किसान एपीएमसी के ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी करते दिखाई दिए। हंगामा करने वाले किसानों ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहां से सामने आए एक वीडियो में एक कार धू-धू कर जलती दिखाई दी। उस कार के आसपास बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी किसान भी खड़े दिखाई दिए। कुछ लोग इस दौरान उस कार का वीडियो बनाते नजर आए, लेकिन तभी उस धधकती कार में एक धमाका हो गया। जलती कार में धमाके के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शनकारी किसान चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागते दिखाई दिए और बताया गया कि जिस कार को किसानों ने आग के हवाले किया वो उसी सरकारी मंडी के अधिकारियों की थी। उस कार में आग लगने से पहले किसानों ने एपीएमसी के दफ्तर में खड़ी दूसरी कई गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की और एपीएमसी के ऑफिस के सामने खड़ी 2 कारों को तो गुस्से में तमतमाए किसानों ने पूरी तरह पलट दिया। उन कारों के पलटने के बाद भी कुछ प्रदर्शनकारी उन पर ईंट पत्थर बरसाते दिखाई दिए। उन गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद किसानों ने उन्हें भी आग के हवाले कर दिया। सरकारी मंडी के ऑफिस में रखे फूलों के गमलों को भी किसानों ने नहीं छोड़ा। वहां चारों तरफ टूटे गमले, मिट्टी और टूटी कुर्सियां बिखरी दिखाई दी। लाल मिर्च के किसानों ने एपीएमसी के ऑफिस की इमारत में लगी कांच की खिड़कियों को भी पत्थर मारकर तोड़ दिया। हंगामा बढ़ने के साथ ही वहां किसानों की संख्या भी बढ़ गई। काफी देर तक उन्होंने एपीएमसी के ऑफिस को घेरे रखा। इस दौरान वो जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़ भी करते दिखाई दिए। और किसानों के गुस्से को देखकर ऐसा लगा मानो वो सरकारी मंडी के अफसरों को जान से ही मार देंगे। हालांकि बवाल शुरू होने से पहले ही एपीएमसी के अधिकारी और कर्मचारी वहां से जान बचाकर भाग निकले थे। लेकिन किसानों के बवाल की खबर मिलते ही पुलिस की एक टीम वहां हालात को काबू करने के लिए पहुंच गई। पुलिस का मोर्चे संभालने से पहले ही प्रदर्शनकारी किसान उन पुलिस वालों से भिड़ गए और पुलिस वालों को उल्टा खदेड़ दिया। बवाल के दौरान के एक वीडियो में प्रदर्शनकारी किसानों के हमले से बचने के लिए पुलिस वाले सड़क पर भागते दिखाई दिए। गुस्से में आग बबूला किसान उन पुलिस वालों के पीछे पीछे दौड़ते नजर आए। जान बचाकर भागते समय पुलिस वालों पर किसानों ने लाठियों और पत्थर से हमला कर दिया। इस दौरान कुछ पुलिस वालों के हेलमेट और लाठियां सड़क पर गिर गई। किसानों और पुलिस की भिड़ंत की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। वहां से सामने आए एक और वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारी किसान एक पुलिस वाले को घेर कर पीटते दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे वो उस पुलिस वाले की जान ही ले लेंगे। किसी तरह वो पुलिस वाला जान बचाकर वहां से सड़क पर पीछे की तरफ भागा, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उसे दौड़ा दिया। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारी ज्यादातर किसान आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। वो अपनी लाल मिर्च की फसल को हावेरी की सरकारी मंडी में लाए थे, लेकिन उन्हें वहां उनकी फसल की सही कीमत नहीं मिली। इसी वजह से सभी किसान भड़क गए। हावेरी कर्नाटक में है, जबकि वहां की सरकारी मंडी में आसपास के दूसरे राज्यों के किसान भी अपनी फसलें बेचने आते हैं और आंध्र प्रदेश के किसान भी अपनी लाल मिर्च लेकर वहां पहुंचे थे। किसानों के मुताबिक 100 किलो लाल मिर्च की कीमत पिछले हफ्ते 20 से 25 हजार रुपए थी, लेकिन इस हफ्ते 100 किलो लाल मिर्च की कीमत अचानक गिरकर 10 से 15 हजार रुपए हो गई। यानी 100 किलो लाल मिर्च बेचने पर उन्हें 10 से 15 हजार रुपए का नुकसान हो रहा था। किसानों ने बताया कि कम कीमत पर मिर्च बेचने से उन्हें उनकी उपज की लागत भी नहीं मिलेगी। इसलिए किसानों ने ये मांग रखी कि उनकी मिर्च की खरीद एक हफ्ते पहले वाली कीमत पर ही हो। लेकिन जब हावेरी एपीएमसी के अधिकारियों ने इससे मना कर दिया तो उन्होंने बवाल शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस ने तोड़फोड़ और हंगामा करने वाले कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने सरकारी मंडी और उसके आसपास के इलाकों में धारा 144 भी लगा दी। इधर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी और लेडी डॉन कही जाने वाली अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिन्ज ने शादी कर ली।
दिल्ली के द्वारका में मौजूद एक बैंक्वेट हॉल में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच अपराध की दुनिया की ये दो बड़े चेहरे शादी के बंधन में बंध गए। हैरानी की बात यह रही कि इस शादी के लिए गैंगस्टर काला जठेड़ी को 6 घंटे की पैरोल दी गई। गैंगस्टर काला जठेड़ी और मैडम मिन्स की सुरक्षा के लिए आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो तक तैनात किए गए। यही नहीं, ड्रोन से पूरे इलाके पर पैनी नजर रखी गई। और इस कड़ी सुरक्षा के बीच गैंगस्टर काला जठेड़ी और रिवॉल्वर रानी नाम से मशहूर लेडी डॉन कही जाने वाली अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिन्स ने 7 फेरे लिए। इस शादी की एक तस्वीर भी सामने आई और उस तस्वीर में दिल्ली के द्वारका इलाके में मौजूद एक बैंक्वेट हॉल में दोनों शादी के बंधन में बंधते दिखाई दिए। इस तस्वीर में दुल्हन अनुराधा चौधरी सुर्ख लाल जोड़े में नजर आई, जबकि दूल्हा काला जठेड़ी कुर्ते पैजामे में दिखाई दिया। उसके सिर पर लाल रंग की पगड़ी भी दिखी। वहां से आए एक वीडियो में शादी के बाद काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी अपने परिवार के लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाते दिखाई दिए। भारी सुरक्षा के बीच काला जठेड़ी तिहाड़ जेल से सीधे बैंक्वेट हॉल में पहुंचा, जहां पर उसने कपड़े बदले और फिर वो स्टेज पर जाकर कुछ देर के लिए अपनी होने वाली पत्नी अनुराधा चौधरी के साथ जाकर बैठ गया। और थोड़ी देर बाद दोनों शादी के मंडप में पहुंच गए, जहां उसने अनुराधा चौधरी को सिंदूर लगाया। इस शादी के लिए काला जठेड़ी को कोर्ट से सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक यानी 6 घंटे की कस्टडी पैरोल मिली थी। इसी वजह से शाम 4 बजे से पहले ही सारी रस्में पूरी की गईं, क्योंकि शादी की तमाम रस्में पूरी होने के बाद उसे एक बार फिर दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया। गैंगस्टर काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी की इस शादी में कुछ गिने चुने मेहमान ही पहुंचे, लेकिन इस शादी में दिल्ली पुलिस की सुरक्षा ऐसी थी कि वहां परिंदा भी पर न मार सके, क्योंकि वहां आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो के साथ दिल्ली पुलिस के करीब 250 जवान तैनात किए गए। शादी में आए मेहमानों के साथ गैंगस्टर काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी की हिफाजत के लिए पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। हर मेहमान को एक बार कोड के जरिए शादी समारोह में एंट्री कराई गई। सुबह करीब 9 बजे खुद अनुराधा चौधरी कार चलाकर मैरिज हॉल पहुंची। इस दौरान मीडिया कर्मियों ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि वो वहां तैनात पुलिस के जवानों के साथ मिलकर शादी समारोह में आने वाले मेहमानों की लिस्ट तक चेक करती नजर आई। करीब 10:15 बजे तिहाड़ जेल से काला जठेड़ी भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच शादी के लिए बैंक्वेट हॉल पहुंचा। गैंगस्टर काला जठेड़ी को लेकर इस वक्त जेल वैन यहाँ पहुंच चुकी है। आप तस्वीरों में देखेंगे भारी पुलिस का जो सुरक्षा दस्ता है वो यहाँ पर है। काला जठेड़ी जिस पुलिस वैन में बैठा था उसके आगे पीछे पुलिस की कई गाड़ियां चलती दिखाई दी। दिल्ली के द्वारका इलाके में मौजूद ये शादी समारोह स्थल तिहाड़ जेल से करीब 12 किलोमीटर दूर है। बताया गया कि काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी के दुश्मनों की लिस्ट को देखते हुए पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए, ताकि किसी भी तरह के हालात से वक्त रहते निपटा जा सके। इन सबके बीच लेडी डॉन कही जाने वाली अनुराधा चौधरी का एक वीडियो भी सामने आया। उस वीडियो में वो अपने हाथों पर संदीप उर्फ काला जठेड़ी के नाम की मेहंदी रचाती दिखाई दी। ये वीडियो शादी के एक दिन पहले का बताया गया और इस वीडियो में अनुराधा चौधरी कुर्सी पर बैठकर हाथों और पैरों में मेहंदी लगवाती नजर आई। जो वीडियो सामने आया उसमें 3 से 4 लोग उसे मेहंदी लगाते दिखाई दिए। इस दौरान वहां उसके परिवार के कुछ लोग भी खड़े रहे। जिस जगह पर शादी से पहले अनुराधा चौधरी बैठकर मेहंदी लगवाती रही, उस जगह को अच्छी तरह से सजाया गया था। वहां सजावट के साथ पीले रंग के फूलों से मेहंदी भी लिखा नजर आया। काफी देर तक अनुराधा चौधरी को मेहंदी लगाने की रस्म चलती रही। मेहंदी लगवाने के बाद की एक तस्वीर भी सामने आई। उसमें अनुराधा चौधरी के एक हाथ पर मेहंदी से संदीप लिखा दिखाई दिया, जबकि दूसरे हाथ पर अनुराधा चौधरी लिखा नजर आया। काला जठेड़ी का असली नाम संदीप है और इसीलिए रिवॉल्वर रानी के नाम से मशहूर अनुराधा चौधरी ने अपने हाथों पर संदीप के नाम की मेहंदी रचाई। अगले दिन कड़ी सुरक्षा के बीच काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी ने शादी कर ली। जानकारी के मुताबिक गृह प्रवेश की रस्मों के लिए एक बार फिर काला जठेड़ी को हरियाणा के सोनीपत के जठेड़ी गांव ले जाया जाएगा। और जानकारी के मुताबिक काला जठेड़ी से अनुराधा चौधरी की यह दूसरी शादी है। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी की पहली मुलाकात मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई। उस दौरान दोनों पुलिस से बचने के लिए एक शहर से दूसरे शहर छिपते फिर रहे थे और उसी दौरान उनकी दोस्ती हुई। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि बाद में काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी के बीच प्यार हो गया। हालांकि दोनों को पुलिस ने जुलाई 2021 में एक साथ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद यह पता चला कि दोनों 9 महीने से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का दावा है कि काला जठेड़ी जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है और उस पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हत्या और जबरन वसूली समेत 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। गैंगस्टर काला जठेड़ी से शादी करने वाली अनुराधा चौधरी का नाम भी अपराध की दुनिया में कुछ कम नहीं। जानकारी के मुताबिक अनुराधा चौधरी राजस्थान के सीकर जिले की रहने वाली है। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उसने दीपक मिन्स नाम के एक आदमी से शादी कर ली थी।
दीपक मिन्स की पत्नी के नाते ही अनुराधा चौधरी को मैडम मिन्स का नाम मिला। शादी के बाद अनुराधा अपने पति के साथ मिलकर शेयर मार्केट में पैसे लगाने लगी। उसी दौरान उस पर करोड़ों रुपए की ठगी करने के आरोप लगे। बाद में उसका नाम कई अपराधों से जुड़ा। दावा किया गया कि इसी वजह से उसके पति ने उसका साथ छोड़ दिया। पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि उसी दौरान वो लॉरेंस गैग के संपर्क में आई थी। इस बीच केरल में खतरनाक बीमारी फैलने से पूरे देश में खौफ बढ़ गया। केरल में मम्स नाम की खतरनाक बीमारी फैलने से हड़कंप मच गया। इस बीमारी के होने पर बुखार, सिरदर्द और चेहरे पर सूजन होने लगती है। केरल के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 2 महीनों में इस बीमारी के 11,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। गुजरात के पोरबंदर के नजदीक एनसीबी, कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने मिलकर ड्रग्स की बहुत बड़ी खेप जब्त कर ली। ड्रग्स के 60 पैकेट के साथ सुरक्षा एजेंसियों ने 6 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार करने का दावा किया। बरामद ड्रग्स की कीमत करीब 500 करोड़ रुपए बताई गई। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून के लागू होने पर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इस मुद्दे पर देश के लोगों को गुमराह कर रहा है। ये ओवैसी भी झूठ बोल रहे हैं, खड़गे भी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी झूठ बोल रहे हैं कि इससे माइनॉरिटी की नागरिकता जाएगी। उधर सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून लागू होते ही असम में कांग्रेस समेत कई संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। एक दिन पहले देश में यह कानून लागू कर दिया गया था। इसके विरोध में असम में कांग्रेस की अगुवाई में 16 पार्टियों के संगठन ने बंद बुलाया। इसके अलावा असम में छात्रों और युवाओं के संगठन आसू से जुड़े लोग भी सड़कों पर उतर आए और सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया। असम में छात्रों और युवाओं के संगठन आसू ने इसके विरोध में मार्च निकाला और नारेबाजी की। असम के गुवाहाटी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी सीएए के विरोध में उतरे। तो वहीं असम में कांग्रेस की अगुवाई में 16 पार्टियों के संगठन ने बंद बुला लिया। ये बंद पूरे राज्य में बुलाया गया। गुवाहाटी में थोड़ा असर भी दिखा और ट्रैफिक कम नजर आया। 2019 में संसद में पास हो चुके सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून को एक दिन पहले देश में लागू किया गया था। इसके बाद हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। शर्त यह होगी कि ये लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हों। देश के कई हिस्सों में इस कानून के लागू होने के बाद जश्न मनाया गया। लोगों ने रात में खूब आतिशबाजी की, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। लेकिन असम में कांग्रेस और आसू समेत कई संगठनों ने इसका विरोध किया, क्योंकि असम में छात्रों और युवाओं के संगठन आसू ने 1978 में असम में घुसपैठियों के मुद्दे पर बड़ा आंदोलन किया था और करीब 6 साल तक चले लंबे आंदोलन के बाद आसू और केंद्र सरकार के बीच एक समझौता हुआ था और इस समझौते को असम समझौता कहा गया था। यानी सीएए के विरोध के पीछे की सारी कहानी असम समझौते के इर्द गिर्द घूमती है। क्योंकि असम में विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे आसू कार्यकर्ताओं को लगता है कि सीएए लागू होने से 15 अगस्त 1985 को हुए असम समझौते का उल्लंघन होगा और असम में बांग्लादेश से आए हिंदुओं की आबादी बढ़ जाएगी। और आसू कार्यकर्ताओं के मुताबिक असम के लोग ये नहीं चाहते कि वहाँ किसी ऐसे बाहरी आदमी को नागरिकता मिले जो असम की संस्कृति को ना समझता हो। और सीएए लागू होने के बाद बांग्लादेश से करीब 263 किलोमीटर सीमा साझा करने वाले असम में बंगाल के हिंदुओं की आबादी बढ़ सकती है, क्योंकि बांग्लादेश से आकर असम में शरण लेने वाले 5 लाख बंगाली हिंदुओं को भारत की नागरिकता मिल सकती है। और इस मुद्दे पर 6 साल तक प्रदर्शन करने वाला आसू ये नहीं चाहता, क्योंकि जबरदस्त हिंसा के बाद इस प्रदर्शन को रोकने के लिए असम समझौता हुआ था और इस समझौते के मुताबिक 25 मार्च 1971 के बाद असम में आए सभी बांग्लादेशी नागरिकों को वहां से जाना होगा, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। लेकिन नागरिकता संशोधन कानून हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दिला देगा। और सीएए का विरोध करने वाले असम के संगठनों के मुताबिक ऐसा होने पर असम में आबादी का संतुलन बिगड़ जाएगा और असम के मूल निवासियों के लिए खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि असम समझौते में असमिया भाषा बोलने वालों के अधिकार सुरक्षित रखने के लिए कई कानूनी उपाय किए गए थे। वोटर लिस्ट तक में संशोधन किया गया था। यानी असम में असमिया बनाम बाहरी का मुद्दा सालों से चल रहा है और सीएए लागू होते ही उसने तूल पकड़ लिया, क्योंकि 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाने वाले भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में 200 से ज्यादा समुदायों के लोग रहते हैं और इन समुदायों को पूर्वोत्तर के 7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा का मूल निवासी कहा जाता है। इन समुदायों में असम का असमिया, त्रिपुरा का बोरोक और मेघालय के जैंतिया और गारो समुदाय शामिल हैं। और आसू ने इन्हीं मूल निवासियों के अधिकारों का हवाला देकर सीएए के खिलाफ प्रदर्शन किया। एक दिन पहले इस संगठन के लोगों ने 12 घंटे की भूख हड़ताल भी की थी।
लेकिन सीएए के खिलाफ हुए इस विरोध प्रदर्शन ने बंगाल और असम के अलग होने की कहानी याद दिला दी, क्योंकि कहते हैं कि अंग्रेजों ने 1905 में यह बंटवारा धर्म के आधार पर किया था और इसीलिए 1905 में हुए बंगाल विभाजन को अंग्रेजों की साजिश कहा जाता, क्योंकि तब के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के मुस्लिम बहुल पूर्वी हिस्से को असम बना दिया और हिंदू बहुल पश्चिमी हिस्से को बिहार और उड़ीसा के साथ मिलाकर पश्चिम बंगाल नाम दे दिया। इसमें आजादी से पहले का बांग्लादेश भी शामिल था, यानी अंग्रेजों ने बंगाल को धर्म के नाम पर बांटा था। लेकिन वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन की दलील थी कि वो ऐसा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि 1905 से पहले बंगाल की कुल आबादी करीब 8 करोड़ थी और बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश उसका हिस्सा था, लेकिन विभाजन के बाद असम बना था। और अंग्रेजों के ये फैसला करते ही बंगाल में इसका विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था और लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे। यानी असम में सीएए के विरोध के नाम पर जो आग भड़की वो 100 साल से ज्यादा पुरानी है, या यूं कहें कि अंग्रेजों की लगाई हुई है, क्योंकि कहते हैं कि बंगाल और असम को अलग ही धर्म के आधार पर किया गया था। इधर सीएए पर रोक लगाने के लिए केरल की एक राजनीतिक पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया। सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लगाने के लिए केरल की राजनीतिक पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। याचिका में दावा किया गया कि कुछ धर्म के लोगों को ही नागरिकता देना संविधान के खिलाफ है। एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने पूरे देश में सीएए को लागू कर दिया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड की सारी जानकारी दे दी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चुनावी बॉन्ड के फैसले पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रपति से मांग कर डाली। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इस पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 15 मार्च तक चुनावी बॉन्ड से जुटाए गए चंदे की जानकारी को सार्वजनिक करने का भी निर्देश दिया है। उधर देश के कई हिस्सों में नकल के मामलों से मचे हड़कंप के बीच मध्य प्रदेश के रीवा से भी नकल का हैरान करने वाला मामला सामने आया, क्योंकि वहां के एक स्कूल के अध्यापकों पर ही वहां के छात्रों को नकल करवाने का आरोप लगा। बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने के बाद से देश के कई हिस्सों से धड़ल्ले से नकल की खबरें आई। हरियाणा के नूह में हुई नकल का मुद्दा तो खूब चर्चा में था। मध्य प्रदेश के रीवा के एक स्कूल से भी ऐसा ही मामला आया और परीक्षा के दौरान अध्यापक खुद छात्रों को नकल करवाते दिखे। रीवा के स्कूल में धड़ल्ले से हुई नकल का वीडियो भी वायरल हुआ। वीडियो में अध्यापक खुद बोर्ड पर प्रश्नों के उत्तर लिखते नजर आए। हैरानी तो तब हुई जब कुछ छात्र बोर्ड पर लिखे जवाबों को भी सही सही नहीं लिख पाए। यही नहीं, अध्यापक भी छात्रों को सवालों के जवाब इस तरह बताते दिखे मानो परीक्षा नहीं सामान्य कक्षा चल रही हो। कितना भी कोशिश करवाओ फिर भी नहीं लिख पाते। नकल का ये वीडियो वायरल होने के बाद मीडिया के लोगों ने इसकी शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल से की और जैसे ही मामला गरमाया स्कूल के अध्यापकों की तू मैं शुरू हो गई। ये बाहर का स्टाफ है, ये भी यही करवा रहे ये खुद नकल करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने राज्य के स्कूलों को 5वीं की परीक्षा भी बोर्ड परीक्षा के पैटर्न पर कराने का आदेश दिया था, लेकिन रीवा के स्कूल में आदेश का पालन करना तो दूर की बात, वहां के अध्यापकों पर ही नकल करवाने का आरोप लग गया। इस बीच तेलंगाना के भद्राचलम में एक एएसपी को टक्कर मारने की खबर सुर्खियों में आ गई। बताया गया कि एएसपी पंकज पारितोष एक मंत्री की सुरक्षा में तैनात थे, लेकिन तभी उनके काफिले की एक गाड़ी ने उन्हें कुचल दिया और टक्कर लगते ही एएसपी पंकज पारितोष जमीन पर गिर गए। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें वो एएसपी एक मंत्री के काफिले को संभालते नजर आए। कुछ गाड़ियों के निकल जाने के बाद उन्होंने पीछे से आ रही गाड़ियों को रुकने का इशारा किया और बीच सड़क पर आ गए, लेकिन तभी उस काफिले की एक गाड़ी ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और वो उछल कर जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद वहां भगदड़ मच गई और वहां खड़े सभी पुलिसकर्मी उन्हें उठाने पहुंच गए। बताया गया कि तेलंगाना के एक मंत्री मुख्यमंत्री के साथ भद्राचलम इलाके का दौरा करने पहुंचे थे। इस दौरान लोगों की भीड़ देखकर एएसपी खुद सड़क पर आ गए और ट्रैफिक कंट्रोल करते दिखाई दिए। इस दौरान काफिले की कुछ गाड़ियां उनका इशारा नहीं समझ पाईं और उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ गईं। इस हादसे में एएसपी पंकज पारितोष को काफी गंभीर चोटें आईं। इधर राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय सेना ने ऐसा दम दिखाया कि पाकिस्तान की जमीन तक हिल गई। वहां पाकिस्तान से लगने वाली सीमा के पास पोखरण में भारतीय सेना ने शक्ति प्रदर्शन किया। भारत शक्ति नाम की इस सैन्य ड्रिल में प्रधानमंत्री मोदी ने भी हिस्सा लिया। इस सैन्य प्रदर्शन में भारतीय सेना की तीनों विंग यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने हिस्सा लिया और सीमा के करीब ऐसी ताकत दिखाई कि पाकिस्तान के भी पसीने छूट गए। इस सैन्य ड्रिल में सबसे पहले आसमान में लड़ाकू विमान तेजस का जलवा दिखा। आसमान को चीरते हुए तेजस ने जमीन पर बम बरसाए। जब तक लोगों की तेजस से निगाहें हटी, जमीन पर पिनाका रॉकेट लॉन्चर ने दुश्मन को तबाह करने की तैयारी कर ली। इसके बाद एक साथ पिनाका रॉकेट लॉन्चर ने करीब 10 से ज्यादा रॉकेट उगले।
दूसरी तरफ सेना ने तेजी से जमीन के रास्ते दुश्मन को ढेर करने के लिए तैयार की गई गाड़ियों की ताकत भी दिखाई। वहां दुश्मन की नजरों से बचने के लिए ये गाड़ियां जमीन के अंदर छिपी नजर आईं और फिर जैसे ही इशारा हुआ ये गाड़ियां रेत में बिजली की रफ्तार से दौड़ती हुई दुश्मन के ठिकानों पर टूट पड़ी। भारत शक्ति नाम की इस ड्रिल में स्वदेशी हथियारों की ताकत का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ये भरोसा भी जताया कि आने वाले वक्त में भारत स्वदेशी हथियारों के दम पर बड़ी से बड़ी ताकत को झुकाने में सक्षम हो जाएगा। मेड इन इंडिया की उड़ान अनुभव कर रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। इस दौरान सेना ने अपने आधुनिक और ताकतवर ड्रोन सिस्टम की झलक भी दिखाई। ये ड्रोन आसमान में दबे पांव दुश्मन के नकली ठिकानों तक पहुंचे और वहां से कई अहम जानकारियां जुटाकर लौट आए। इस सैन्य ड्रिल के जरिए भारत में बने हथियारों का दम दुनिया को दिखाया गया और ये उम्मीद जताई गई कि आने वाले साल में भारत हथियारों के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। लेकिन पोखरण में जारी इस सैन्य अभ्यास के वक्त थोड़ी देर के लिए उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब इसी सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने आया एक तेजस विमान हादसे का शिकार हो गया और वो जैसलमेर के करीब ही क्रैश हो गया। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें जमीन पर गिरा वो विमान आग की लपटों में घिरा दिखाई दिया। गनीमत ये रही कि इस जेट के जमीन से टकराने से पहले ही उसमें बैठे पायलट ने पैराशूट की मदद से छलांग लगा दी। वहां से आए एक वीडियो में दिखा कि आसमान में उड़ते विमान से एक पैराशूट निकला और फिर सेकंडों के अंदर वो जेट जमीन से जा टकराया। धमाके से पूरा रूम अंदर से भूकंप की तरह से हो गया, रूम पूरा अंदर से हिल गया। बताया गया कि वो फाइटर जेट एक हॉस्टल की बिल्डिंग में जाकर गिरा। हालांकि उस वक्त वो हॉस्टल खाली था तो किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही यह हादसा हुआ वहां लोगों का हुजूम जुट गया। तेजस विमान के क्रैश होने के बाद लोग उसे देखने के लिए वहां जुट गए। वहां मौजूद पुलिस वालों समेत कई लोग उस फाइटर जेट से उठती लपटों को बुझाते भी दिखाई दिए। बताया गया कि इस हादसे के बाद वायुसेना ने भी इसकी जांच के आदेश दे दिए। उधर मालदीव विवाद के बीच गोवा से लक्षद्वीप के लिए विमान सेवा शुरू करने का ऐलान कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गोवा से लक्षद्वीप के लिए विमान सेवा शुरू करने की घोषणा कर दी। इससे पहले सिर्फ केरल के कोच्चि से ही लक्षद्वीप के लिए फ्लाइट मिलती थी, लेकिन अब गोवा से भी लक्षद्वीप के लिए सीधी फ्लाइट मिलेगी। उड़ान योजना के तहत 6 नए एयरलाइंस का जन्म हुआ है। मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों का पहला जत्था वहां से स्वदेश लौट आया। इससे पहले चीन का समर्थन करने वाली वहां की सरकार ने भारतीय सैनिकों को मालदीव छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था। इसके मुताबिक 10 मई के बाद मालदीव के किसी भी हिस्से में कोई भी भारतीय सैनिक तैनात नहीं रहेगा। गुजरात के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही उन्होंने 85,000 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पिछले 7 दिनों में प्रधानमंत्री 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण कर चुके हैं। ये 10 साल का काम अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। इस बीच लोकसभा चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज टीएमसी नेता अर्जुन सिंह ने ममता बनर्जी की पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने दावा किया कि जब वो 2021 में बीजेपी छोड़कर टीएमसी के साथ आए तो उन्हें दोबारा पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से मौका दिए जाने का वादा किया गया था। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने अपना वादा नहीं निभाया, क्योंकि टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर जिन उम्मीदवारों का ऐलान किया उनमें अर्जुन सिंह का नाम शामिल नहीं था। माना जा रहा है कि इसी बात पर अर्जुन सिंह बिफर पड़े और उन्होंने टीएमसी छोड़ने का ऐलान कर दिया। मुझे चुना था और उसके बाद इस तरह से घटना घटी, शॉकिंग न्यूज था मेरे लिए। हालांकि अर्जुन सिंह की कहानी इसलिए दिलचस्प है क्योंकि टीएमसी से टिकट न मिलने पर भड़के अर्जुन सिंह 2019 में टीएमसी नहीं बल्कि बीजेपी की टिकट पर बैरकपुर से चुनाव जीते थे। लेकिन जीतने के 2 साल बाद यानी 2021 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान वो ममता बनर्जी के साथ हो लिए, क्योंकि उन्हें यह भरोसा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बैरकपुर से टीएमसी उन्हें मौका जरूर देगी। लेकिन टीएमसी ने इस सीट पर मौजूदा सांसद अर्जुन सिंह की बजाय पार्थो घोष को अपना उम्मीदवार बना दिया, जिसके बाद बात बिगड़ गई। और इतनी बिगड़ गई कि कभी ममता बनर्जी के करीबी लोगों में एक गिने जाने वाले अर्जुन सिंह ने उनसे किनारा करने का मन बना लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी ने उन्हें 2 साल अंधेरे में रखा और टिकट बंटवारे के वक्त उन्हें झटका दे दिया। अब जब उन्हें धोखा मिला तो उन्होंने टीएमसी के खिलाफ ही चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी। लड़ना तो है एकदम। अर्जुन सिंह ने यह दावेदारी इसलिए पेश की क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से 40 किलोमीटर दूर यह इलाका पश्चिम बंगाल का औद्योगिक गढ़ माना जाता है। यहाँ बंगाल के बाकी इलाकों से अलग हिंदी बोलने वालों की तादाद भी ज्यादा बताई जाती है। इसके अलावा लेफ्ट पार्टियों और कांग्रेस के दबदबे वाली इस सीट पर पहली बार अर्जुन सिंह ने ही 2019 में कमल खिलाया था। और माना जा रहा है कि इसी करिश्मे की बदौलत उन्हें 2024 में मौका मिलने की पूरी उम्मीद थी। लेकिन टीएमसी ने उनकी इस उम्मीद पर पानी फेर दिया।
मतलब बीजेपी की सीट पर चुनाव जीतकर सांसद बने अर्जुन सिंह को टीएमसी ने निवाला तो दिखाया, लेकिन मुंह तक पहुंचने से पहले ही वो निवाला छिन गया, जिसका असर यह हुआ कि अर्जुन सिंह ने टीएमसी को अलविदा कह दिया। इधर दिल्ली के गोकुलपुरी में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उन बदमाशों ने कुछ दिनों पहले ही सीलमपुर इलाके में एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। इनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई कर दी और पुलिस के मुताबिक उन तीनों बदमाशों की 3 पिस्तौल भी जब्त कर ली गई। इसके साथ ही मुठभेड़ वाली जगह पर एक स्कूटर भी सड़क पर पड़ा नजर आया। पुलिस ने दावा किया कि इसी स्कूटर पर सवार होकर वो तीनों बदमाश भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक उन बदमाशों को पकड़ने के दौरान उन्होंने पुलिस की टीम पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी और गोली लगने की वजह से पुलिस के 2 जवान जख्मी हो गए। तीनों ने ओपन फायर किया, रिटेलिएटरी फायर पुलिस ने भी किया, तो उसमें तीनों के चोट लगी है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए वो तीनों बदमाश हाशिम बाबा गैंग के शूटर थे, जिन पर कुछ दिनों पहले सीलमपुर इलाके में छेनू गिरोह के एक बदमाश की हत्या करने का आरोप था। इधर बिहार के बगहा में अवैध शराब की लूट मच गई। बिहार के बगहा में अवैध शराब की लूट का हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। वहां शराब से भरी एक गाड़ी पलट गई। इसके बाद वहां शराब लूटने की होड़ मच गई। पुलिस के मुताबिक ये शराब उत्तर प्रदेश से शराबबंदी वाले राज्य बिहार के पश्चिम चंपारण की तरफ जा रही थी। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पद्माकर वल्वी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। अटकलें हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वो महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले से पार्टी का बड़ा चेहरा थे। खास बात यह कि पद्माकर वल्वी ने कांग्रेस छोड़ने की घोषणा उस वक्त की जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा नंदुरबार जिले से गुजर रही थी। पटना में आरजेडी के एमएलसी विनोद जायसवाल के घर पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की। दावा किया गया कि इस दौरान उनके घर से अवैध शराब की बोतल और प्रतिबंधित प्रजाति का एक कछुआ बरामद किया गया। उधर हरियाणा की राजनीति में उस वक्त एक बड़ा उलटफेर हो गया जब अचानक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस्तीफे की खबर आई। कुछ ही घंटे बाद राज्यपाल ने हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी और सीएम पद की शपथ लेते ही नायब सिंह सैनी ने मंच पर बैठे मनोहर लाल खट्टर के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद तो मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें जोर से गले लगा लिया। फिर राज्यपाल के पैर छूकर नायब सैनी मंच से उतर गए। नायब सिंह सैनी के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। इनमें कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, चौधरी रंजीत सिंह चौटाला, जयप्रकाश दलाल और बनवारी लाल शामिल हैं। सीएम बनाए गए नायब सिंह सैनी ओबीसी समुदाय से हैं और कुरुक्षेत्र सीट से सांसद हैं। नई सरकार का गठन करने के लिए बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी का साथ नहीं लिया, यानी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने जेजेपी से गठबंधन तोड़ दिया। हरियाणा की 90 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी के पास 41 विधायक हैं, जबकि बहुमत के लिए 46 सदस्य जरूरी हैं। अभी तक उसके साथ जेजेपी के 10 विधायक थे, लेकिन बीजेपी के पास 6 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है। इसीलिए माना जा रहा है कि जेजेपी का साथ छोड़ने के बाद भी बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा छूने में कोई परेशानी नहीं है, जिसका सीधा मतलब यह है कि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। चुनाव से ठीक पहले हुए इस बदलाव के बाद लोकसभा चुनावों के साथ ही हरियाणा विधानसभा के चुनाव की भी अटकलें लगनी तेज हो गई। लेकिन सूत्रों के माने तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव तय वक्त पर ही कराए जाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत तक कराए जाने हैं। बीजेपी की कोशिश हरियाणा में गैर जाट समुदाय के वोटरों को मजबूत संकेत देने की है। माना जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी का अलग चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से जाट समुदाय के वोटर कांग्रेस और जेजेपी के उम्मीदवारों में बढ़ जाएंगे, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल पाएगा। यानी नायब सिंह सैनी बीजेपी की तरफ से अगले गैर जाट नेता साबित हो सकते हैं। इसलिए उनके नाम का ऐलान होते ही उनके घर पर जश्न शुरू हो गया। होली से पहले ही उनके घर पर रंग और गुलाल उड़ते हुए दिखने लगे। यानी जेजेपी के साथ समझौता तोड़ना भी बीजेपी का गैर जाट वोट बैंक को मजबूत करने के लिए बड़ा दांव माने जाने लगा। हरियाणा में पाला बदलने का इतिहास भी कोई नया नहीं है। यहां तक कि आया राम गया राम वाली कहावत भी हरियाणा की राजनीति में हुई एक सच्ची घटना से ही निकली है। और ऐसा हुआ था 1967 में। गया लाल एक विधायक हुआ करते थे। हरियाणा की हसनपुर विधानसभा सीट से वो निर्दलीय विधायक चुने गए थे, लेकिन पाला बदलने में वो इतने उस्ताद निकले कि उन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदल ली थी। एक दिन भी क्या, केवल 9 घंटे में ये सब हो गया था। पहले वो कांग्रेस में गए, कुछ घंटे बाद उस वक्त के विपक्षी मोर्चे में चले गए और क्लाइमैक्स तब हुआ जब वो दोबारा कांग्रेस में आ गए थे। उस वक्त कांग्रेस नेता राव वीरेंद्र सिंह विधायक गया लाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे और उन्होंने कहा कि गया राम अब आया राम है। और हरियाणा की राजनीति में हुई इस घटना ने पूरे देश की राजनीति को आया राम गया राम की कहावत दे दी।
लेकिन ये कोई अकेली घटना नहीं है। हरियाणा की राजनीति में पार्टियों में टूट फूट और पाला बदलने की घटनाएं कभी रुकी नहीं। 1980 में तो उस वक्त के मुख्यमंत्री भजन लाल ने कुछ ऐसा किया था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, और वो भी तब जब वो खुद राज्य के मुख्यमंत्री थे। 1979 में हरियाणा में वो जनता पार्टी की सरकार के सीएम हुआ करते थे। 1980 में जैसे ही केंद्र में इंदिरा गांधी लौटी, उन्होंने भी पलटी मार ली। वो जनता पार्टी के सारे विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। यानी ना तो सीएम बदले और ना ही विधायक बदले और ना ही मंत्रिमंडल में कोई बड़े फेरबदल हुए। बस रातों रात सरकार जनता पार्टी से बदलकर कांग्रेस की हो गई। एक दिन पहले तक वो जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अगले ही दिन वो कांग्रेस की सरकार में सीएम बन गए। लेकिन हरियाणा की सियासत में हो रहे उलटफेर अचानक नहीं हुए, बल्कि इसके संकेत पिछले कुछ दिनों से लगातार मिल रहे थे। शनिवार को हरियाणा के हिसार से मौजूदा बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह ने पार्टी छोड़ दी थी, और उसके ठीक 2 दिन बाद यानी सोमवार को राजस्थान के चुरू से बीजेपी सांसद राहुल कस्वां ने भी बीजेपी को झटका दे दिया। दोनों घटनाएं 2 अलग अलग राज्यों की हैं, लेकिन अगर नक्शे पर चुरू और हिसार की सीट को देखें तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे। चुरू और हिसार एकदम जुड़ी हुई लोकसभा सीटें हैं। एक दक्षिण पश्चिम हरियाणा और दूसरा उत्तर पश्चिम राजस्थान। दोनों सीटों पर जाट समुदाय का तगड़ा दबदबा माना जाता है। दोनों ही सीटों से लोकसभा में बीजेपी के सांसद बैठते हैं, और उससे भी अहम बात यह कि ये दोनों सांसदों की सियासत पुश्तैनी रही है। चुनाव से ठीक पहले दोनों के पार्टी छोड़ने का मतलब जाट मतदाताओं में नाराजगी को भी माना जा रहा है। तो चर्चा यह भी है कि दोनों ही नेताओं की टिकट इस बार काटी जा सकती थी। लेकिन हरियाणा में जाट समुदाय का सियासी दबदबा कोई नई बात नहीं है। 1966 में जब पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना, तभी से हरियाणा में जाट समुदाय का दबदबा माना जाता रहा, और इसीलिए हरियाणा की सियासत भी जाट वर्सेस नॉन जाट के समीकरणों में उलझी रही। कई जाट नेताओं का साथ होने के बाद कांग्रेस ने गैर जाट वोटरों को साधने की कोशिश की। 1966 में हरियाणा राज्य बनते ही कांग्रेस ने भगवत दयाल शर्मा को पहला मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन गैर जाट मुख्यमंत्री बनाने की कांग्रेस की कोशिश कामयाब नहीं हुई। महज 5 महीने बाद सरकार गिर गई। 1968 में कांग्रेस ने जाट नेता चौधरी बंसीलाल की अगुवाई में सरकार बनाई, जो एक टिकाऊ सरकार साबित हुई। 1975 तक चौधरी बंसीलाल ही सीएम बने रहे। 1975 में कांग्रेस ने फिर बनारसी दास गुप्ता पर भरोसा जताते हुए एक गैर जाट नेता के हाथ में राज्य की बागडोर सौंप दी। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के हाथ से सत्ता एक बार फिर फिसल गई। इसके बाद हरियाणा में सियासी लड़ाई जाट और नॉन जाट नेताओं के बीच ही मानी जाती रही, जिनमें सिर्फ कांग्रेस उस वक्त की जनता पार्टी या बाद में बीजेपी नहीं, बल्कि हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टियां भी रही। हरियाणा में मोटे तौर पर जितनी भी बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां बनी, उनकी कमान जाट नेताओं के हाथों में ही रही, जिनमें चौधरी चरण सिंह की पार्टी लोकदल शामिल है, जो 1979 में बनाई गई थी। इसके बाद लोकदल से अलग होकर चौधरी देवीलाल ने इंडियन नेशनल लोकदल बनाई, तो कांग्रेस से अलग होकर चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी बनाई। ये सारी पार्टियां जाट समुदाय के वोटों को साधकर सत्ता में आने में कामयाब भी हुई। 1980 में भजन लाल कांग्रेस में शामिल रहे। उसके बाद वो सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर रहे, करीब 2 दशक तक कांग्रेस पार्टी का चेहरा भजन लाल ही बने रहे। इसीलिए ओम प्रकाश चौटाला का परिवार और चौधरी बंसीलाल का परिवार जाट समुदाय के लिए विकल्प बनते रहे। कहानी बदली 2004 में, जब कांग्रेस ने राज्य की कमान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे दी और पुराने जाट नेताओं का खेल खत्म करने की कोशिश की। इस बीच हथियार खरीदने के मामले में भारत ने विश्व के सभी देशों को पीछे छोड़ दिया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा हथियार आयात करने वाले देशों में भारत एक बार फिर नंबर 1 बन गया। भारत ने पिछले 5 साल में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदे। हथियारों की खरीद बिक्री पर रिसर्च करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यह दावा किया। लालू यादव परिवार के करीबी माने जाने वाले कारोबारी अमित कात्याल के कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। ये कार्रवाई बिहार के अलावा दिल्ली और हरियाणा में भी की गई। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में जांच एजेंसी पिछले साल ही अमित कात्याल को गिरफ्तार कर चुकी है। फर्जी तरीके से हथियारों के लाइसेंस लेने के मामले में यूपी की वाराणसी कोर्ट ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को दोषी करार दे दिया। इस मामले में कोर्ट दोपहर को मुख्तार अंसारी की सजा पर फैसला सुनाएगी। वो उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद है। उधर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कुछ बदमाशों ने लूट को अंजाम देते वक्त सरेआम फायरिंग कर दी। ये घटना इतनी खौफनाक थी कि आसपास के लोगों के भी होश उड़ गए, क्योंकि बदमाशों ने किसी सुनसान इलाके में लूट की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने कुरुक्षेत्र के पौष इलाके में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के घर के सामने वाले घर को निशाना बनाया और वहां लूट को अंजाम देने के लिए घुस गए। पुलिस के मुताबिक जब इन लुटेरों को रोकने की कोशिश की गई तो उनमें एक ने सामने से आई महिला पर गोली चला दी। इसके बाद वहां भयंकर अफरा तफरी मच गई। वहां से जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें कुछ बदमाश एक घर में घुसते नजर आए।
पुलिस के मुताबिक उन्हें रोकने के लिए जब वो महिला वहां गई तो उन्होंने उसके पेट में गोली मार दी। आईसीयू में है, डॉक्टर साहब से बात हुई है, उनका इलाज चल रहा है। आरोप लगाया गया कि वो दोनों बदमाश महिला पर गोली दागकर वहां से बड़े आराम से फरार हो गए। इसके बाद जब लोगों को इस घटना के बारे में जानकारी मिली तो लोग वहां पहुंचे और उस महिला को अस्पताल पहुंचाया। लेकिन हरियाणा में पिछले दिनों अचानक बढ़ी वारदात से खौफ पसर गया, क्योंकि वहां बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए कि उन्होंने एक पूर्व मंत्री के घर के पास ही फायरिंग कर दी। बताया गया कि कुरुक्षेत्र के जिस इलाके में इस घटना को अंजाम दिया गया वहां बड़ी बड़ी कोठियां और आलीशान बंगले हैं। इसके अलावा कई नामचीन लोग भी वहां रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद मोटरसाइकिल पर आए दो बदमाशों ने वहां फायरिंग कर लोगों को दहशत से भर दिया। खुद पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा भी इस फायरिंग की वारदात से हैरत में पड़ गए। प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ती हैं और यहाँ पर ऐसे एरिया में बढ़ गई कि जहाँ पर हर समय लोग सड़क पर घूमते हैं। हालांकि हरियाणा के लोगों की चिंता इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि पिछले कुछ दिनों में वहां एक के बाद एक कई बड़ी घटनाएं हुई। अभी कुछ दिन पहले ही ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी INLD के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। उन्हें हरियाणा के ही बहादुरगढ़ में कुछ लोगों ने गोलियों से बुरी तरह छलनी कर दिया था और उस घटना को 15 दिन भी नहीं बीते कि अब कुरुक्षेत्र में कुछ बदमाशों ने इसी तरह से पिस्तौल के दम पर सनसनी मचा दी। हालांकि कुरुक्षेत्र पुलिस ने दावा किया कि वो CCTV वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई और ये भरोसा भी जताया कि जल्द ही लूट और फायरिंग की वारदात को अंजाम देने वाले उन दोनों आरोपियों को धर दबोचा जाएगा। उधर जापान में बर्फीले तूफान के बीच हुए एक दर्दनाक हादसे की खबर पूरी दुनिया में सुर्खियों में आ गई। वहां बर्फ की चट्टान खिसकने की वजह से न्यूजीलैंड के 2 पर्यटकों की मौत हो गई। और ये घटना तब हुई जब वो पर्यटक अपने 4 साथियों के साथ युतेई नाम की पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां बर्फीली चट्टान खिसकने की वजह से आए बर्फ के बवंडर में वो लोग दब गए। सूचना मिलते ही पहुंची रेस्क्यू टीम ने उन्हें कई इंच मोटी बर्फ से खोद कर निकाला और हेलीकॉप्टर की मदद से फौरन उन लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि बर्फ में दबने की वजह से न्यूजीलैंड की एक महिला समेत 2 पर्यटकों की सांसें थम गईं और एक की हालत गंभीर बताई गई। यह हादसा बर्फीले तूफानों की चपेट में आए जापान के उत्तरी हिस्से में मौजूद होकाइडो आइलैंड पर हुआ। इधर सूत्रों के मुताबिक विराट कोहली T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होंगे। सूत्रों के मुताबिक विराट कोहली क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक BCCI विराट कोहली की जगह किसी युवा खिलाड़ी को मौका देने पर विचार कर रहा है। कोहली ने T20 विश्व कप 2022 के बाद से कोई भी T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। YS जगनमोहन रेड्डी की पार्टी YSR कांग्रेस ने TDP और जनसेना पार्टी पर अपनी एक महिला कार्यकर्ता को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया। YSR कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उस महिला को TDP और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर ट्रोल किया था, जिसके बाद उसने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी थी। खबर है कि तमिलनाडु में बीजेपी और टीटीवी दिनाकरन की पार्टी AMMK लोकसभा चुनाव साथ लड़ेंगी। 39 लोकसभा सीटों वाले तमिलनाडु में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन का ऐलान जल्द होगा। इधर बिहार के नवादा में हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हालात तब बिगड़ गए जब नाराज लोग सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। 17 फरवरी को मनोज विश्वकर्मा नाम का आदमी घायल हालत में मिला था, लेकिन करीब 25 दिन बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसके घर वालों ने नरेश यादव नाम के उसके साथी पर हत्या का आरोप लगाया और उसकी गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से लोग पुलिस पर भड़क गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में गांव के लोग सड़क पर धरना देते दिखाई दिए। धरना देने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी नजर आईं। धरने की वजह से वहां जैम जैसे हालात बन गए। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय। हंगामा बढ़ने पर फौरन पुलिस के अधिकारी वहां पहुंच गए। इसके बाद अधिकारियों ने सड़क पर हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लाख समझाने के बाद भी वो लोग नहीं माने। यही नहीं, एक तस्वीर में कुछ लोग पुलिस वालों से बहस तक करते नजर आए। घर वालों ने आरोप लगाया कि पुलिस जानबूझकर आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही। 25 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक जो नरेश यादव अभियुक्त है उनको अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुआ। घर वालों ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने शिकायत करने के बाद भी आरोपी के खिलाफ केस तक दर्ज नहीं किया था। हालांकि लोगों के हंगामे के बाद पुलिस केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। उधर इजरायल के तेल अवीव में वहां के प्रधानमंत्री बेनिमिन नेतन्याहू के खिलाफ ही मोर्चा खुल गया। वहां गाजा पट्टी में जारी युद्ध रोकने की मांग करते हुए सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर हमला किया था और उसके बाद से ही इजरायली सेना गाजा पट्टी से हमास को उखाड़ फेंकने के लिए हमले कर रही है। और इसी के विरोध में तेल अवीव में लोगों ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेनिमिन नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। युद्ध रोकने की मांग करते हुए प्रदर्शनकारी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इसके बाद उन्हें खदेड़ने के लिए वहां की पुलिस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी।
वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में सड़क पर बैठे लोगों को तितर-बितर करने के लिए उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन हाथों में इजराइल का झंडा पकड़े प्रदर्शनकारी वहीं डटे रहे। इसके बाद पुलिस धरने पर बैठे लोगों को उठाकर वहां से हटाने में जुट गई। वहां से आई एक तस्वीर में कई लोग सड़क के बीचों बीच बैठे नजर आए और उन्हें पुलिस के जवान खींचकर हटाने की कोशिश करते दिखे। घोड़े पर सवार कुछ पुलिस वाले तो प्रदर्शन कर रहे लोगों को कुचलने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन इस कार्रवाई के बाद भी वहां प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले तक छोड़े। इससे पहले बड़ी संख्या में लोग ड्रम बजाकर बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध करते दिखाई दिए। वहीं इस जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि उनकी सेना ने अब तक हमास के करीब 13,000 लड़ाकों को मौत की नींद सुला दिया। उनके मुताबिक इजराइल की फौज जल्द ही गाजा में जीत का परचम लहरा देगी, क्योंकि नेतन्याहू ने दावा किया कि बीते 5 महीनों में उनके सैनिकों ने हमास की कमर तोड़कर रख दी। नेतन्याहू के मुताबिक पहले हवाई हमले, फिर जमीन और समंदर से गाजा को घेरकर ऐसी बमबारी की गई कि हमास के लड़ाकों को भागने का मौका तक नहीं मिल पाया। 7 अक्टूबर के बाद हमास के ठिकानों पर इजराइल के बरपाए कहर की तस्वीरें लगातार सामने आती रहीं, लेकिन इजराइल की ओर से पहली बार उसके हमलों में मारे गए हमास के लड़ाकों का आंकड़ा दिया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री ने दावा किया कि उनके सैनिकों ने अब तक हमास के करीब 13,000 लड़ाकों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजराइल के हमलों के दौरान गाजा में 31,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। और दावा किया गया कि मरने वालों में 70% से ज्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हालांकि गाजा में मौत के बढ़ते आंकड़ों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने एक बार फिर सीज फायर की उम्मीद जताई। उन्होंने दावा किया कि जंग रोकने के लिए अमेरिका मिस्र और कतर के साथ मिलकर मध्यस्थता की कोशिश जारी रखेगा। इस बीच सुरक्षा परिषद में आतंकियों के मुद्दे पर भारत ने अपने पड़ोसी देश को आड़े हाथ ले लिया। भारत ने चीन का नाम लिए बिना सुरक्षा परिषद में आतंकियों के मुद्दे पर उसे जमकर खरी-खरी सुनाई। भारत ने आतंकियों की लिस्ट पर वीटो लगाने वाले देश पर सवाल उठाते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराई। भारत और अमेरिका ने पिछले साल 26/11 हमले के आरोपी आतंकी साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन चीन ने उस पर वीटो लगा दिया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन की आपत्तियों को खारिज करते हुए अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग का दौरा किया था। इसके बाद चीन ने पीएम के इस दौरे पर आपत्ति जताई थी। गुजरात के अहमदाबाद में मौजूद महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम का कायाकल्प किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी। इधर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कार से 3 लोगों को रौंदने के आरोप में पुलिस ने एक कोचिंग सेंटर के संचालक को गिरफ्तार करने का दावा किया। पकड़े गए आरोपी का नाम सूर्य प्रताप सिंह बताया गया। आरोप है कि उसने 2 दिन पहले नशे की हालत में सड़क पर टहल रहे 3 लोगों को अपनी कार से टक्कर मार दी थी। और उस हादसे की वजह से पूरे इलाके में सनसनी मच गई थी, क्योंकि हादसे का वीडियो इतना भयावह था कि उसे देखने के बाद लोगों की सांसें थम गई थी। पुलिस के मुताबिक ये भयानक हादसा तब हुआ था जब 3 लोग सड़क के किनारे टहल रहे थे। तभी पीछे से आई नीले रंग की एक कार ने उन तीनों को इतनी जोर से टक्कर मारी कि वो लोग हवा में उछलते हुए कई मीटर सड़क पर घिसटते चले गए। इस हादसे में 2 लोगों ने वहीं पर दम तोड़ दिया था। 3 व्यक्ति जो सड़क पर टहल रहे थे, तो एक नीले रंग की गाड़ी द्वारा उनको पीछे से हिट किया गया। बाद में पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए उस इलाके में मौजूद 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस आरोपी सूर्य प्रताप सिंह के घर पहुंच गई। पुलिस को उसके घर से ढककर रखी हुई वो कार भी मिली जिससे हादसा हुआ था। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त आरोपी ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और नशे की हालत में उसने सड़क पर टहल रहे लोगों को उड़ा दिया था। इस बीच दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक ऐसा मामला सामने आया कि उसके बारे में जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। वहां एक कार का वीडियो रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कार नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे लटक गई और हवा में झूलने लगी। इसे देखकर वहां से गुजर रहे बाकी लोगों की सांसें भी अटक गई, क्योंकि वो कार वहां झूल रही थी और उसके ठीक नीचे एक अंडरपास था। मतलब उसके नीचे से भी उतनी ही तेजी में गाड़ियां गुजर रही थी और उनके ऊपर वो लाल रंग की गाड़ी हवा में लटकती रही। आशंका जताई गई कि उस गाड़ी ने तेज रफ्तार की वजह से अपना बैलेंस खो दिया और वो नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे बनी दीवार के ऊपर चढ़ गई और फिर वहां इस तरह से फंसी जैसे उसी दीवार पर झूल रही हो। हालांकि इसकी खबर लगने के बाद पुलिस की एक टीम भी वहां पहुंच गई, जिसने बाद में उस कार को किसी तरह नीचे उतारा। गनीमत यह रही कि वो गिरी नहीं, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। उधर अमेरिका के मिजोरी में एक स्कूल के छात्रों के बीच हुई मारपीट के वीडियो ने लोगों के होश उड़ा दिए, क्योंकि उस वीडियो में मामूली विवाद के बाद छात्र एक दूसरे पर बुरी तरह हमला करते दिखे। ऐसा लगा जैसे वो एक दूसरे के खून के प्यासे हों। फिर तो छात्रों के बीच स्कूल के बाहर सड़क पर बवाल शुरू हो गया और सड़क के बीचों बीच एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते दिखाई दिए।
मारपीट के वीडियो में सबसे पहले सफेद रंग का स्वेटर पहनी हुई लड़की और काले रंग की टी शर्ट पहनी हुई लड़की मारपीट करती दिखी। वीडियो में काले रंग की टी शर्ट पहनी हुई लड़की सफेद स्वेटर वाली लड़की को बुरी तरह पीटती दिखाई दी। हाथापाई के दौरान सफेद रंग के स्वेटर वाली लड़की को काले रंग की टी शर्ट वाली लड़की ने जमीन पर पटक दिया और उसके ऊपर बैठकर घूंसे बरसाने लगी। काले रंग की टी शर्ट वाली लड़की उसके चेहरे पर बिना रुके मुक्के मारती दिखाई दी। इसके बाद उसने सफेद रंग का स्वेटर पहनी हुई लड़की का सिर पकड़ा और जोर जोर से जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। जमीन पर सिर टकराने की वजह से वो लड़की बेहोश हो गई, जबकि वहां मौजूद कुछ दूसरे छात्र भी एक दूसरे पर हमला करते दिखाई दिए। सिर्फ 20 सेकंड में ही वो सड़क छात्रों के बीच कुश्ती का अखाड़ा बन गई, जिसे जो मिला जैसे मिला वो उस पर हमला करता दिखाई दिया। पुलिस ने बताया कि वीडियो सामने आने के बाद काले रंग की टी शर्ट पहनी हुई लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि जिस लड़की पर उसने हमला किया था उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस बीच रणजी ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में सचिन तेंदुलकर का कई साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। रणजी ट्रॉफी के फाइनल में विदर्भ के खिलाफ मुंबई के मुशीर खान ने शतक लगाकर इतिहास रच दिया। वो रणजी ट्रॉफी फाइनल में मुंबई के लिए सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था। भारतीय मुक्केबाज निशान देव पेरिस ओलंपिक्स में खेलने के लिए टिकट हासिल करने से चूक गए। इटली में चल रहे वर्ल्ड ओलंपिक्स बॉक्सिंग क्वालिफायर के क्वार्टर फाइनल मैच में उन्हें अमेरिकी मुक्केबाज से 1-4 से हार का सामना करना पड़ा। पेरिस ओलंपिक्स में खेलने के लिए निशान देव को यह मैच हर हाल में जीतना था। इजरायल और हमास में जारी जंग के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने यरूशलेम में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इस दौरान उनके बीच गाजा में मदद पहुंचाने और बंधकों की जल्द रिहाई के मुद्दों पर चर्चा हुई। इधर मध्य प्रदेश के रायसेन में एक ऐसा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ कि वहां खड़े कई दूसरे लोगों की भी चीख निकल गई, क्योंकि एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक साथ कई बारातियों को रौंद डाला। वहां उस ट्रक की चपेट में आने से 5 लोगों की जान चली गई और 11 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में लोग अस्पताल लेकर पहुंचे। इस दौरान वहां लोग उमड़ पड़े और सड़क हादसे में घायल हुए लोगों की मदद करते नजर आए, क्योंकि उनमें कई घायलों की हालत बिल्कुल गंभीर दिखाई दी और परिवार के अलावा दूसरे लोग भी घायलों के इलाज के लिए परेशान होते दिखे। उन्हें प्राइमरी ट्रीटमेंट के साथ उसके बाद जो है हायर सेंटर में भेज दिया गया। बताया गया कि जबलपुर और भोपाल नेशनल हाईवे के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ। रायसेन के सुल्तानपुर इलाके में अचानक तेज रफ्तार से वो ट्रक आया और वहां मौजूद बारातियों को कुचल दिया और भीषण टक्कर लगते ही उन 5 बारातियों की जान चली गई। और ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के कवर्धा से भी सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार कार ने ऐसा कहर बरपाया कि उसका वीडियो देखने वाले लोगों की रूह कांप उठी। वहां बेकाबू हुई उस कार ने बीच सड़क पर एक बच्ची को कुचल दिया और बिना रुके आगे बढ़ गई। इसके बाद तो वहां चीख पुकार मच गई, क्योंकि उस कार ने खौफनाक तरीके से उस बच्ची को टक्कर मारी और एक झटके में किसी तिनके की तरह उड़ाकर उसे दूर फेंक दिया। इस दौरान वहां खड़ी एक महिला और आदमी की तो जान हलक में आ गई, क्योंकि कुछ सेकंड पहले ही वो बच्ची उनकी आंखों के सामने खेल रही थी, लेकिन पलक झपकते ही जैसे वो गायब हो गई। हादसे से पहले के वीडियो में वो महिला सड़क के दाहिनी तरफ खड़ी नजर आई और बाईं ओर वो आदमी अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता दिखाई दिया, जबकि वो बच्ची उससे सिर्फ 2 कदम की दूरी पर खड़ी थी। इसी बीच वो उस महिला के पास जाने के लिए सड़क पार करती दिखी। तभी वो गाड़ी आंधी की तरह वहां आई और उसे रौंद दिया और जोरदार टक्कर लगते ही वो काफी दूर जाकर गिरी। इसके बाद वो महिला और आदमी दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे और उसे गोद में उठाया, लेकिन गहरी चोट लगने की वजह से उस बच्ची की जान नहीं बचाई जा सकी। उधर रमजान का महीना शुरू होते ही यरूशलेम में मौजूद अल-अक्सा मस्जिद में एक बार फिर बवाल हो गया। आरोप लगाया गया कि वहां इजरायल की सेना की नमाज पढ़ने आए लोगों से झड़प हो गई। और फिर वही हुआ जो हर बार होता आया। इजरायल के सैनिक वहां मौजूद लोगों को वहां से धक्के मारकर बाहर निकालते नजर आए। जैसे ही इजरायल की सेना ने वहां एक्शन शुरू किया, चीख पुकार मच गई। भीड़ ने जब इसका विरोध किया तो वहां मौजूद सैनिकों ने डंडों का जोर दिखाया। एक सैनिक के डंडे चलाते ही मानो बाकियों को भी लाइसेंस मिल गया। फिर तो इजरायल के सैनिक ऐसे टूटे कि वहां मौजूद सभी लोगों को पीटते चले गए। अल-अक्सा मस्जिद को लेकर इजरायल और फिलिस्तीन में कई बार विवाद हुआ। यहां तक कि इजरायल ने करीब 2 साल पहले वहां नमाज पढ़ने पर बैन लगा दिया था और तो और वहां अपनी सेना की एक टुकड़ी तक उसने तैनात कर दी थी। लेकिन रमजान के महीने और जुमे के दिन वहां सैकड़ों की तादाद में अब भी लोग नमाज पढ़ने पहुंचते हैं और फिर इजरायल की सेना और उनके बीच झड़प हो जाती है। इधर महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान कर दिया कि अब दस्तावेजों में मां का नाम लिखना भी जरूरी होगा। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जरूरी दस्तावेजों पर मां का नाम अनिवार्य कर दिया। इन दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पैन कार्ड शामिल हैं। ये नया नियम महाराष्ट्र में 1 मई से लागू होगा। दिल्ली के ओखला में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नई तकनीक की लैंडफिल साइट का उद्घाटन किया।
इस लैंडफिल साइट को जमीन खोदकर बनाया गया है। दावा है कि इससे 1 इंच भी जमीन प्रदूषित नहीं होगी। पूरी दुनिया में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये नॉर्थ इंडिया का पहला है, दिल्ली में ये पहला अपनी आप की तरफ से। फिल्म प्रोड्यूसर धीरज लाल शाह का लंबी बीमारी के बाद मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने विजय पथ, गैम्बलर और द हीरो समेत कई फिल्मों को प्रोड्यूस किया था। इस बीच कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी कर कमलनाथ और नकुलनाथ के पार्टी छोड़ने की अटकलों पर फुल स्टॉप लगा दिया। दूसरी लिस्ट में कांग्रेस ने 43 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। इस लिस्ट में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से मौजूदा सांसद और कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को फिर से उम्मीदवार बना दिया। मतलब पिछले कुछ दिनों से कमलनाथ और नकुलनाथ के बीजेपी में जाने की खबरों के बीच कांग्रेस ने छिंदवाड़ा से अपना उम्मीदवार साफ कर दिया। ये नाम इसलिए खास है क्योंकि पिछले महीने ये चर्चा तेज हो गई थी कि कमलनाथ और उनके बेटे बीजेपी में जाकर कांग्रेस से बरसों पुराना रिश्ता खत्म कर सकते हैं। हालांकि कमलनाथ ने खुले मंच से यह ऐलान किया था कि वो छिंदवाड़ा छोड़कर नहीं जाने वाले। भाजपा वाले भड़काने आएंगे, तरह तरह की अफवाहें, कमलनाथ आ रहे हैं भाजपा में। अरे कभी मैंने कहा मैं भाजपा में जा रहा हूँ, मैं क्या पागल हो जाऊं? लेकिन इसके बाद भी दोनों को लेकर कयास थमे नहीं। ऐसी चर्चा होती रही कि हो सकता है कि कमलनाथ खुद कांग्रेस में रहते हुए अपने बेटे नकुलनाथ को बीजेपी ज्वाइन करा दें और फिर नकुलनाथ बीजेपी की टिकट पर छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ें। क्योंकि कमलनाथ ने पहले भी कई बार यह भरोसा जताया कि उन्हें या उनके बेटे को छिंदवाड़ा में कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। कमलनाथ के वहां से चुनाव लड़ने के बाद से ही कांग्रेस इसे मध्य प्रदेश में अपनी सबसे सुरक्षित सीट मानती है। और यही एक ऐसी सीट है जिस पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी भी बेताब है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 29 में 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी और छिंदवाड़ा ही इकलौती ऐसी सीट थी जहां कमल नहीं खिल पाया था। और अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी कमलनाथ या फिर नकुलनाथ को अपने पाले में लेकर वहां पर भी खेल बदल सकती है। हालांकि कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर इन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। इस लिस्ट में नकुलनाथ के अलावा राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत और असम से गौरव गोगोई को भी टिकट मिला। उधर चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में एक गोदाम में लगी आग से हाहाकार मच गया। गाड़ियों के पुर्जों से भरे उस गोदाम में आग भड़कने से धुएं का ऐसा गुबार उठा कि लोग दंग रह गए, क्योंकि उस गोदाम से आग का बवंडर उठता नजर आया। आसमान में कई फीट तक उठ रहे काले धुएं ने लोगों को खौफ से भर दिया। वहां से आई तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो वो आग सब कुछ जलाकर राख कर देगी। थोड़ी देर में वो आग इतने बड़े इलाके में फैल गई कि उस पर काबू पाना चुनौती बन गया। बताया गया कि जिस गोदाम में आग लगी वो गाड़ियों के पुर्जों से भरा हुआ था और इसीलिए वहां कई धमाके हुए और आग ने हाहाकारी रूप ले लिया। हालांकि गनीमत ये रही कि जिस वक्त उस गोदाम में आग लगी उसमें कोई मौजूद नहीं था और उसकी वजह से कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया वहां रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। इधर उत्तराखंड के पौड़ी में एक बाजार में लगी आग ने इतना भयानक रूप ले लिया कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां इतनी तेजी से आग फैली कि एक के बाद एक 11 दुकानें जलकर राख हो गईं और उसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। तस्वीरों में वो पूरा इलाका आग की लपटों से घिरा नजर आया। वहां इतनी भयंकर आग लगी कि कुछ ही मिनटों में एक के बाद एक 11 दुकानें उसकी चपेट में आ गई। उसके बाद तो वहां हालात बेकाबू हो गए। आग का इतना विकराल रूप देखकर वहां खड़े लोगों के हाथ पांव फूल गए और लोग अपनी दुकानों को अपनी आंखों के सामने जलते देखते रहे। बताया गया कि उस बाजार की एक दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़क गई थी और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता वो आग आसपास की तमाम दुकानों तक फैल गई। इसके बाद दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग पर काबू पाया। इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई, लेकिन पल भर में 11 दुकानें जलने की वजह से वहां चीख पुकार मच गई। उधर केरल के कन्नूर में उस वक्त दहशत मच गई जब बीच सड़क पर एक भयंकर हादसा हो गया। वहां एक मोटरसाइकिल और स्कूटर की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। इस दौरान वहां से गुजर रही कई दूसरी गाड़ियां वहीं रुक गईं, क्योंकि उस मोटरसाइकिल और स्कूटर के बीच भिड़ंत हो गई। यह हादसा सड़क पर मोड़ लेते वक्त हुआ, क्योंकि हादसे से कुछ देर पहले का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क की बाईं ओर से कई दूसरी मोटरसाइकिलें एक कतार में चलती नजर आईं। इसी बीच वो मोटरसाइकिल सवार आदमी दूसरी तरफ जाने के लिए वहां से गुजरता दिखा, लेकिन थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने पर वो सड़क के बीचों बीच पहुंच गया। इस दौरान उसके सामने से उस स्कूटर पर सवार 2 लड़कियां भी बीच सड़क पर पहुंच गईं और कुछ सेकंड में ही दोनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद मैडम जी, कर्नाटक के हावेरी में मिर्च की कीमत में भारी गिरावट के बाद किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों की संख्या में नाराज किसानों ने वहां सरकारी मंडी में बवाल कर दिया। किसानों ने आरोप लगाया कि उन्हें मिर्च की इतनी कम कीमत मिल रही है कि मुनाफा तो दूर, मिर्च उगाने में लगने वाली लागत भी नहीं निकल पा रही।
और इसी से नाराज किसानों ने हावेरी की एक सरकारी मंडी पर धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारी किसानों को फसलों की सही कीमत मुहैया कराने वाली सरकारी संस्था एपीएमसी के ऑफिस को उन्होंने घेर लिया। किसानों के बवाल का जो वीडियो सामने आया उसमें गुस्साए किसान एपीएमसी के ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी करते दिखाई दिए। हंगामा करने वाले किसानों ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहां से सामने आए एक वीडियो में एक कार धू-धू कर जलती दिखाई दी। उस कार के आसपास बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी किसान भी खड़े दिखाई दिए। कुछ लोग इस दौरान उस कार का वीडियो बनाते नजर आए, लेकिन तभी उस धधकती कार में एक धमाका हो गया। जलती कार में धमाके के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शनकारी किसान चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागते दिखाई दिए और बताया गया कि जिस कार को किसानों ने आग के हवाले किया वो उसी सरकारी मंडी के अधिकारियों की थी। उस कार में आग लगने से पहले किसानों ने एपीएमसी के दफ्तर में खड़ी दूसरी कई गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की और एपीएमसी के ऑफिस के सामने खड़ी 2 कारों को तो गुस्से में तमतमाए किसानों ने पूरी तरह पलट दिया। उन कारों के पलटने के बाद भी कुछ प्रदर्शनकारी उन पर ईंट पत्थर बरसाते दिखाई दिए। उन गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद किसानों ने उन्हें भी आग के हवाले कर दिया। सरकारी मंडी के ऑफिस में रखे फूलों के गमलों को भी किसानों ने नहीं छोड़ा। वहां चारों तरफ टूटे गमले, मिट्टी और टूटी कुर्सियां बिखरी दिखाई दी। लाल मिर्च के किसानों ने एपीएमसी के ऑफिस की इमारत में लगी कांच की खिड़कियों को भी पत्थर मारकर तोड़ दिया। हंगामा बढ़ने के साथ ही वहां किसानों की संख्या भी बढ़ गई। काफी देर तक उन्होंने एपीएमसी के ऑफिस को घेरे रखा। इस दौरान वो जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़ भी करते दिखाई दिए। और किसानों के गुस्से को देखकर ऐसा लगा मानो वो सरकारी मंडी के अफसरों को जान से ही मार देंगे। हालांकि बवाल शुरू होने से पहले ही एपीएमसी के अधिकारी और कर्मचारी वहां से जान बचाकर भाग निकले थे। लेकिन किसानों के बवाल की खबर मिलते ही पुलिस की एक टीम वहां हालात को काबू करने के लिए पहुंच गई। पुलिस का मोर्चे संभालने से पहले ही प्रदर्शनकारी किसान उन पुलिस वालों से भिड़ गए और पुलिस वालों को उल्टा खदेड़ दिया। बवाल के दौरान के एक वीडियो में प्रदर्शनकारी किसानों के हमले से बचने के लिए पुलिस वाले सड़क पर भागते दिखाई दिए। गुस्से में आग बबूला किसान उन पुलिस वालों के पीछे पीछे दौड़ते नजर आए। जान बचाकर भागते समय पुलिस वालों पर किसानों ने लाठियों और पत्थर से हमला कर दिया। इस दौरान कुछ पुलिस वालों के हेलमेट और लाठियां सड़क पर गिर गई। किसानों और पुलिस की भिड़ंत की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। वहां से सामने आए एक और वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारी किसान एक पुलिस वाले को घेर कर पीटते दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे वो उस पुलिस वाले की जान ही ले लेंगे। किसी तरह वो पुलिस वाला जान बचाकर वहां से सड़क पर पीछे की तरफ भागा, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उसे दौड़ा दिया। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारी ज्यादातर किसान आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। वो अपनी लाल मिर्च की फसल को हावेरी की सरकारी मंडी में लाए थे, लेकिन उन्हें वहां उनकी फसल की सही कीमत नहीं मिली। इसी वजह से सभी किसान भड़क गए। हावेरी कर्नाटक में है, जबकि वहां की सरकारी मंडी में आसपास के दूसरे राज्यों के किसान भी अपनी फसलें बेचने आते हैं और आंध्र प्रदेश के किसान भी अपनी लाल मिर्च लेकर वहां पहुंचे थे। किसानों के मुताबिक 100 किलो लाल मिर्च की कीमत पिछले हफ्ते 20 से 25 हजार रुपए थी, लेकिन इस हफ्ते 100 किलो लाल मिर्च की कीमत अचानक गिरकर 10 से 15 हजार रुपए हो गई। यानी 100 किलो लाल मिर्च बेचने पर उन्हें 10 से 15 हजार रुपए का नुकसान हो रहा था। किसानों ने बताया कि कम कीमत पर मिर्च बेचने से उन्हें उनकी उपज की लागत भी नहीं मिलेगी। इसलिए किसानों ने ये मांग रखी कि उनकी मिर्च की खरीद एक हफ्ते पहले वाली कीमत पर ही हो। लेकिन जब हावेरी एपीएमसी के अधिकारियों ने इससे मना कर दिया तो उन्होंने बवाल शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस ने तोड़फोड़ और हंगामा करने वाले कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने सरकारी मंडी और उसके आसपास के इलाकों में धारा 144 भी लगा दी। इधर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी और लेडी डॉन कही जाने वाली अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिन्ज ने शादी कर ली। दिल्ली के द्वारका में मौजूद एक बैंक्वेट हॉल में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच अपराध की दुनिया की ये 2 बड़े चेहरे शादी के बंधन में बंध गए। हैरानी की बात यह रही कि इस शादी के लिए गैंगस्टर काला जठेड़ी को 6 घंटे की पैरोल दी गई। गैंगस्टर काला जठेड़ी और मैडम मिन्स की सुरक्षा के लिए आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो तक तैनात किए गए। यही नहीं, ड्रोन से पूरे इलाके पर पैनी नजर रखी गई। और इस कड़ी सुरक्षा के बीच गैंगस्टर काला जठेड़ी और रिवॉल्वर रानी नाम से मशहूर लेडी डॉन कही जाने वाली अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिन्स ने 7 फेरे लिए। इस शादी की एक तस्वीर भी सामने आई और उस तस्वीर में दिल्ली के द्वारका इलाके में मौजूद एक बैंक्वेट हॉल में दोनों शादी के बंधन में बंधते दिखाई दिए। इस तस्वीर में दुल्हन अनुराधा चौधरी सुर्ख लाल जोड़े में नजर आई, जबकि दूल्हा काला जठेड़ी कुर्ते पैजामे में दिखाई दिया। उसके सिर पर लाल रंग की पगड़ी भी दिखी। वहां से आए एक वीडियो में शादी के बाद काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी अपने परिवार के लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाते दिखाई दिए। भारी सुरक्षा के बीच काला जठेड़ी तिहाड़ जेल से सीधे बैंक्वेट हॉल में पहुंचा।
जहां पर उसने कपड़े बदले और फिर वो स्टेज पर जाकर कुछ देर के लिए अपनी होने वाली पत्नी अनुराधा चौधरी के साथ जाकर बैठ गया। और थोड़ी देर बाद दोनों शादी के मंडप में पहुंच गए, जहां उसने अनुराधा चौधरी को सिंदूर लगाया। इस शादी के लिए काला जठेड़ी को कोर्ट से सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक यानी 6 घंटे की कस्टडी पैरोल मिली थी। इसी वजह से शाम 4 बजे से पहले ही सारी रस्में पूरी की गईं। क्योंकि शादी की तमाम रस्में पूरी होने के बाद उसे एक बार फिर दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया। गैंगस्टर काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी की इस शादी में कुछ गिने चुने मेहमान ही पहुंचे, लेकिन इस शादी में दिल्ली पुलिस की सुरक्षा ऐसी थी कि वहां परिंदा भी पर न मार सके, क्योंकि वहां आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो के साथ दिल्ली पुलिस के करीब 250 जवान तैनात किए गए। शादी में आए मेहमानों के साथ गैंगस्टर काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी की हिफाजत के लिए पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। हर मेहमान को एक बार कोड के जरिए शादी समारोह में एंट्री कराई गई। सुबह करीब 9 बजे खुद अनुराधा चौधरी कार चलाकर मैरिज हॉल पहुंची। इस दौरान मीडिया कर्मियों ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि वो वहां तैनात पुलिस के जवानों के साथ मिलकर शादी समारोह में आने वाले मेहमानों की लिस्ट तक चेक करती नजर आई। करीब 10:15 बजे तिहाड़ जेल से काला जठेड़ी भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच शादी के लिए बैंक्वेट हॉल पहुंचा। गैंगस्टर काला जठेड़ी को लेकर इस वक्त जेल वैन यहां पहुंच चुकी है। आप तस्वीरों में देखेंगे भारी पुलिस का जो सुरक्षा दस्ता है वो यहां पर है। काला जठेड़ी जिस पुलिस वैन में बैठा था उसके आगे पीछे पुलिस की कई गाड़ियां चलती दिखाई दी। दिल्ली के द्वारका इलाके में मौजूद ये शादी समारोह स्थल तिहाड़ जेल से करीब 12 किलोमीटर दूर है। बताया गया कि काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी के दुश्मनों की लिस्ट को देखते हुए पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए, ताकि किसी भी तरह के हालात से वक्त रहते निपटा जा सके। इन सबके बीच लेडी डॉन कही जाने वाली अनुराधा चौधरी का एक वीडियो भी सामने आया। उस वीडियो में वो अपने हाथों पर संदीप उर्फ काला जठेड़ी के नाम की मेहंदी रचाती दिखाई दी। ये वीडियो शादी के एक दिन पहले का बताया गया। और इस वीडियो में अनुराधा चौधरी कुर्सी पर बैठकर हाथों और पैरों में मेहंदी लगवाती नजर आई। जो वीडियो सामने आया उसमें 3 से 4 लोग उसे मेहंदी लगाते दिखाई दिए। इस दौरान वहां उसके परिवार के कुछ लोग भी खड़े रहे। जिस जगह पर शादी से पहले अनुराधा चौधरी बैठकर मेहंदी लगवाती रही, उस जगह को अच्छी तरह से सजाया गया था। वहां सजावट के साथ पीले रंग के फूलों से मेहंदी भी लिखा नजर आया। काफी देर तक अनुराधा चौधरी को मेहंदी लगाने की रस्म चलती रही। मेहंदी लगवाने के बाद की एक तस्वीर भी सामने आई। उसमें अनुराधा चौधरी के एक हाथ पर मेहंदी से संदीप लिखा दिखाई दिया, जबकि दूसरे हाथ पर अनुराधा चौधरी लिखा नजर आया। काला जठेड़ी का असली नाम संदीप है और इसीलिए रिवॉल्वर रानी के नाम से मशहूर अनुराधा चौधरी ने अपने हाथों पर संदीप के नाम की मेहंदी रचाई। अगले दिन कड़ी सुरक्षा के बीच काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी ने शादी कर ली। जानकारी के मुताबिक गृह प्रवेश की रस्मों के लिए एक बार फिर काला जठेड़ी को हरियाणा के सोनीपत के जठेड़ी गांव ले जाया जाएगा। और जानकारी के मुताबिक काला जठेड़ी से अनुराधा चौधरी की यह दूसरी शादी है। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी की पहली मुलाकात मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई थी। उस दौरान दोनों पुलिस से बचने के लिए एक शहर से दूसरे शहर छिपते फिर रहे थे और उसी दौरान उनकी दोस्ती हुई। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि बाद में काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी के बीच प्यार हो गया। हालांकि दोनों को पुलिस ने जुलाई 2021 में एक साथ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद यह पता चला कि दोनों 9 महीने से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का दावा है कि काला जठेड़ी जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है और उस पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हत्या और जबरन वसूली समेत 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। गैंगस्टर काला जठेड़ी से शादी करने वाली अनुराधा चौधरी का नाम भी अपराध की दुनिया में कुछ कम नहीं। जानकारी के मुताबिक केरल के कन्नूर में उस वक्त लोगों के बीच दहशत मच गई जब बीच सड़क पर भयंकर हादसा हो गया। वहां एक मोटरसाइकिल और स्कूटर की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। इस दौरान वहां से गुजर रही कई दूसरी गाड़ियां वहीं रुक गईं, क्योंकि उस मोटरसाइकिल और स्कूटर के बीच भिड़ंत हो गई। यह हादसा सड़क पर मोड़ लेते वक्त हुआ, क्योंकि हादसे से कुछ देर पहले का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क की बाईं ओर से कई दूसरी मोटरसाइकिलें एक कतार में चलती नजर आई। इसी बीच वो मोटरसाइकिल सवार आदमी दूसरी तरफ जाने के लिए वहां से गुजरता दिखा, लेकिन थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर वो सड़क के बीचों बीच पहुंच गया। इस दौरान उसके सामने से उस स्कूटर पर सवार 2 लड़कियां भी बीच सड़क पर पहुंच गईं और कुछ सेकंड में ही दोनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इसके बाद तो वो आदमी और वो दोनों लड़कियां उछल कर सड़क पर गिर गए। हालांकि हिम्मत करके उनमें एक लड़की वहां से उठी और लड़खड़ाते हुए सड़क के किनारे जाती दिखी। इसके बाद दूसरी लड़की भी उठ गई, लेकिन वो आदमी काफी देर तक उठ नहीं पाया, जिसे देखकर एक लड़का दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा और उसकी मदद करता नजर आया। उधर कर्नाटक के मंगलुरु में एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने देखने वालों की रूह कंपा दी। वहां एक महिला ने अपने 87 साल के ससुर की बुरी तरह पिटाई कर दी। इसके बाद पुलिस ने उस महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।
क्योंकि उस महिला ने बड़ी ही बेरहमी से अपने ससुर की पिटाई कर दी। वीडियो में वो महिला एक छड़ी से अपने ससुर पर वार करती नजर आई और उससे बचने के लिए वो उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते दिखाई दी। इस दौरान जब उन्होंने उस छड़ी को पकड़कर उसका मुकाबला करने की कोशिश की तो वो महिला गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने उन्हें जोर से धक्का मार दिया, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर गए। इसके बाद वो महिला वहां से जाती दिखाई दी, लेकिन उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर वो पलटी और फिर से वो छड़ी उठा ली। लेकिन इसके बाद भी जब उनका चिल्लाना बंद नहीं हुआ तो उसने घर का दरवाजा बंद किया और उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस एक्शन में आ गई और उस महिला के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। इधर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में ऐसी लड़ाई हुई कि उसे देखने वाले दहशत में आ गए। बताया गया कि वहां जमीन बंटवारे को लेकर दो सगे भाइयों में झगड़ा हो गया और इसके बाद दोनों के परिवार वाले इतनी बुरी तरह भिड़े कि एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। इस लड़ाई में महिलाएं भी शामिल रहीं। तस्वीरों में दिखा कि धक्का मुक्की के साथ वो लोग एक दूसरे पर डंडे और लात घूंसे चलाते रहे। इसी बीच एक आदमी बड़ी सी लकड़ी उठा लाया और उसने विरोधी पक्ष पर उसी से हमला कर दिया। तस्वीरों में दिखा कि लकड़ी से वार होने के बाद दूसरे पक्ष के कई लोग जमीन पर गिर गए, लेकिन उनके ऊपर हमला रुका नहीं। 3 लोगों ने घेर कर उनकी पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान जमीन पर गिरे लोग मदद के लिए चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। बताया गया कि जमीन बंटवारे को लेकर हुए झगड़े में उन दोनों सगे भाइयों का परिवार इस तरह भिड़ गया जैसे वो जानी दुश्मन हो। उभय पक्षों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है। इस मारपीट में दोनों ही पक्षों के 4 लोग घायल हो गए। इस बीच भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को ICC से एक बड़ा अवार्ड मिल गया। बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल फरवरी के लिए ICC के प्लेयर ऑफ द मंथ चुन लिए गए। यशस्वी ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ हुई 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में शानदार 712 रन बनाए थे। इस सीरीज में उन्होंने 2 डबल सेंचुरियां भी बनाई थी। IPL टीम मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव इस टूर्नामेंट के शुरुआती 2 मैच नहीं खेलेंगे। BCCI ने जानकारी दी कि वो सर्जरी कराने के बाद पूरी तरह फिट नहीं हो पाए हैं। पंजाब के मोहाली में पुलिस ने गैंगस्टर गौरव के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक उनके पास से 2 पिस्तौल बरामद हुई। उन दोनों पर अवैध वसूली और लूट समेत कई मामले दर्ज हैं। उधर तमिलनाडु के मेट्टुपालयम में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल एक दुकान में जा घुसी। बताया गया कि उस दुकान में भिड़ने से पहले उस मोटरसाइकिल की एक गाड़ी से टक्कर हो गई और इसके बाद बेकाबू होकर वो उस दुकान में घुस गई। इस हादसे से पहले की तस्वीरों में उस दुकान का मालिक अंदर कुर्सी पर बैठा दिखाई दिया। इतने में बिजली की रफ्तार से दौड़ती वो बाइक दुकान के बाहर रखी कुर्सी और टेबल को उड़ाते हुए सीधे काउंटर से जा टकराई। दिल दहला देने वाला यह हादसा दुकान के अंदर लगे कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ। उसमें दिखा कि उस दुकान के मालिक ने कुर्सी पर बैठने के कुछ देर बाद ही झटके से पीछे मुड़कर देखा। उसे मौत की शक्ल में वो तेज रफ्तार मोटरसाइकिल आती दिखाई दी। हालांकि वक्त रहते वो कुर्सी से दूर हट गया, जिसकी वजह से बाइक की चपेट में आने से वो बाल बाल बच गया। इस हादसे की वजह से वहां दहशत फैल गई। आसपास मौजूद लोग दौड़कर उस दुकान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने इस हादसे में बुरी तरह घायल हुए उस बाइक सवार को अस्पताल पहुंचा दिया। इस बीच यूक्रेन की फौज ने एक बार फिर रूस के कई शहरों पर एक साथ दर्जनों ड्रोन और मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसकी सेना ने यूक्रेन के करीब 25 ड्रोन मार गिराए। लेकिन दावा किया गया कि कई आत्मघाती ड्रोन रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए अपने तय टारगेट पर फटे, जिसकी वजह से भीषण आग लग गई। रूस के निजनी नोवगोरोड प्रांत से आई तस्वीरों में दिखा कि वहां एक ऑयल रिफाइनरी भयंकर आग की लपटों से घिर गई। रूस के मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने उस रिफाइनरी पर कई घातक ड्रोन दागे। रात के वक्त किए गए इस हमले की वजह से वहां इतनी खतरनाक आग लगी कि दिन होने तक उस पर काबू नहीं पाया जा सका। दावा किया गया कि आग रिफाइनरी में तेल रखने वाले बड़े बड़े टैंकों तक पहुंच गई, जिसकी वजह से उसने भयंकर रुख अख्तियार कर लिया। यह हमला यूक्रेन की पूर्वी सीमा से करीब 800 किलोमीटर दूर रूस के निजनी नोवगोरोड प्रांत में किया गया। रूस का यह प्रांत उसकी राजधानी मॉस्को से भी करीब 430 किलोमीटर दूर पश्चिम में है। यानी यूक्रेन की फौज ने रूस में सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसकर वार किया। बीते कुछ हफ्तों में यूक्रेन के सैनिकों ने रूस की पश्चिमी सीमा से लगने वाले कई शहरों को दहला दिया। लेकिन दावा किया गया कि ऐसा पहली बार हुआ जब रूस के उस शहर पर बमबारी की गई जो यूक्रेन की सरहद से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। हालांकि रूस के मीडिया के मुताबिक सिर्फ निजनी नोवगोरोड प्रांत पर ही हमला नहीं हुआ, बल्कि यूक्रेन के पूर्वी बॉर्डर से लगने वाले बेलग्रेड, कुर्स्क, ब्रेंस्क और सेंट पीटर्सबर्ग के अलावा राजधानी मॉस्को पर भी दर्जनों ड्रोन और मिसाइलें दागी गईं।
लेकिन दावा किया गया कि रूस की सेना इस हमले को लेकर पहले ही अलर्ट थी और यही वजह रही कि उसने यूक्रेन की तरफ से दागे गए 25 ड्रोन समेत ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने का दावा किया। लेकिन ज़ेलेंस्की की फौज ने इस हमले से साफ कर दिया कि रूस का कोई भी इलाका उसकी पहुंच से दूर नहीं। यही नहीं, दावा किया गया कि यूक्रेन में घुसकर तबाही मचाने वाले रूस को अब यूक्रेन के सैनिकों ने उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर ली। इस बीच दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। अमेरिका में चल रहे इंडियन वेल्स ओपन में दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को 123वीं रैंक के खिलाड़ी ने हराकर सबको चौंका दिया। इस मैच में इटली के टेनिस खिलाड़ी लुका नार्दी ने नोवाक जोकोविच को 6-4, 3-6 और 6-3 से हरा दिया। खबर है कि आईपीएल में गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी राशिद खान जल्द ही वापसी कर सकते हैं। अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान ने पिछले साल नवंबर में वनडे वर्ल्ड कप के बाद पीठ की सर्जरी करवाई थी। इसके बाद से उन्होंने एक भी मैच नहीं खेला था। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में मौजूद नेटो के मुख्यालय पर इस सैन्य संगठन के नए सदस्य बने स्वीडन का झंडा लगाया गया। इस मौके पर नेटो के महासचिव के साथ स्वीडन के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। पिछले हफ्ते ही स्वीडन को नेटो के 32वें सदस्य के तौर पर मान्यता दी गई थी। इधर मुंबई के धारावी इलाके में सरेआम पिटाई का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखने वालों की धड़कनें बढ़ गईं। वहां 5 लोगों ने मिलकर एक लड़के की बुरी तरह पिटाई कर दी। जिस लड़के को पीटा गया वो एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी का बेटा बताया गया और तस्वीरों में दिखा कि हमलावरों ने जमीन पर गिराकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। हमले से पहले की तस्वीरों में वो लड़का एक दुकान पर खड़ा दिखाई दिया। इसी दौरान काली शर्ट पहना एक हमलावर वहां पहुंचा और पहुंचते ही उसने उस लड़के की टी-शर्ट पकड़कर उसे दबोच लिया। इतने में लाल कपड़ों में उसका एक साथी दौड़ता हुआ आया और उसने आव देखा ना ताव उस लड़के पर थप्पड़ जमाने शुरू कर दिए। धक्का मुक्की में वो लड़का जमीन पर गिर गया। इसी बीच एक एक कर 3 और लोग उस लड़के की पिटाई करने आए। उन लोगों ने मिलकर उस लड़के पर लात घूंसों की बरसात कर दी। खींचतान में उसकी टी-शर्ट भी फाड़ डाली गई। इस दौरान हमलावरों के हाथ जो भी आया उन्होंने उसे उस लड़के पर दे मारा। एक आरोपी तो पास में रखे गमले को ही उस लड़के पर फेंकता दिखाई दिया। पिटाई के साथ साथ वो लोग उसे गालियां भी देते रहे। जमकर पीटने के बाद भी मन नहीं भरा तो वो उस लड़के को अपने साथ ले गए। इस हमले में वो लड़का बुरी तरह घायल हो गया। हालांकि इस मारपीट की वजह का पता नहीं चल सका। इधर गुजरात के सूरत से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर लोगों की चीख निकल गई। उस वीडियो में एक कार सवार एक 2.5 साल की बच्ची को कुचलता नजर आया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो बच्ची एक हाउसिंग सोसाइटी की पार्किंग में खेल रही थी और तभी एक कार सवार उसे कुचलता हुआ वहां से चला गया। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें एक आदमी उस बच्ची के सामने से गुजरता दिखाई दिया। वो आदमी उस पार्किंग में खड़ी अपनी सफेद रंग की गाड़ी तक गया और उसे बाहर निकालने के लिए मोड़ता नजर आया। लेकिन जब वो पार्किंग के गेट के ठीक सामने पहुंचा तो उसने अपनी गाड़ी इस तरह वहां से निकाली जैसे उसने उस बच्ची को देखा ही नहीं और वो उस बच्ची को कुचलते हुए आगे बढ़ गया। जमीन पर गिरते ही उस बच्ची ने रोना शुरू कर दिया, लेकिन वो आदमी उसे नजरअंदाज करते हुए वहां से चला गया। इसके बाद उस बच्ची की मां ने उस आदमी के खिलाफ केस दर्ज करवाया। वहीं उस आदमी के मुताबिक गाड़ी मोड़ते हुए उसे वो बच्ची दिखाई ही नहीं दी और इसीलिए टक्कर लगने के बाद वो वहां से चला गया। इस घटना में 2.5 साल की उस बच्ची को काफी गंभीर चोट आई। इस बीच जम्मू में पुलिस ने ढोल बजाकर फरार हुए कई बदमाशों के मकानों पर पोस्टर लगा दिए। पुलिस के मुताबिक 7 दिनों के अंदर उन बदमाशों ने कोर्ट या थाने में जाकर सरेंडर नहीं किया तो उनकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी और इसके लिए वहां पुलिस कर्मियों ने मुनादी करवा दी। वहां उन बदमाशों के मकानों के बाहर गेट पर पुलिसकर्मी संपत्ति कुर्क करने का नोटिस लगाते नजर आए और नोटिस के जरिए ये निर्देश दिए गए कि अगर उन्होंने पुलिस के सामने या कोर्ट में सरेंडर नहीं किया तो उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। इस दौरान गलियों में घूम घूम कर ढोल बजाया गया। इसके साथ ही सार्वजनिक इमारतों की दीवारों पर भी नोटिस चिपकाए गए और पुलिस के कई जवान फरार चल रहे उन बदमाशों के खिलाफ पोस्टर लेकर गलियों में गश्त लगाते भी दिखाई दिए। चाहे वो जमीन है चाहे वो मकान है वो सीज किया जाएगा और उसी कुर्क किया जाएगा। इसके साथ ही वहां रहने वाले दूसरे लोगों को पुलिस ने उन बदमाशों के खिलाफ जागरूक किया और उनकी कोई खबर मिलने पर पुलिस को इसकी जानकारी देने की अपील की गई। पुलिस के मुताबिक हत्या और लूट समेत दूसरे मामलों में कई बदमाश फरार हैं जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस अभियान चला रही है। उधर यूक्रेन से जंग के बीच रूस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां की सेना का एक विमान उड़ान भरते ही आग के गोले में तब्दील हो गया। रूस के मीडिया के मुताबिक उस विमान में 2 पायलटों समेत 15 लोग मौजूद थे और दावा किया गया कि रनवे से उड़ान भरते ही उस विमान के एक इंजन में आग लग गई। आग की लपटों से घिरने के बावजूद रूस की सेना का माल ढोने वाला वो एयरक्राफ्ट आसमान में सैकड़ों फीट ऊपर पहुंच गया।
हवा में आग का गोला बने उस विमान को देखकर लोगों की सांसें थम गईं। हालांकि कुछ लोगों ने इस खौफनाक मंजर को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। आसमान में काफी ऊपर तक जाने के बाद वो प्लेन धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ता दिखाई दिया। रूस के मीडिया ने दावा किया कि इंजन में आग लगने के बाद वो विमान मॉस्को से करीब 300 किलोमीटर दूर रूस के इवानवा प्रांत में क्रैश हो गया। इस क्रैश में 2 पायलटों समेत 15 लोगों की मौत की खबर सामने आई। बीते कुछ हफ्तों में यूक्रेन की फौज ने रूस की धरती पर हमले तेज कर दिए। इसी वजह से रूस के इस विमान में आग लगने के पीछे यूक्रेन का हाथ होने की आशंका जताई गई। हालांकि रूस ने इस तरह के दावों को खारिज किया और हादसे की वजहों की जांच शुरू कर दी। इधर खबर है कि फिल्म एक्टर पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा 15 मार्च को शादी करेंगे। खबर है कि फिल्म एक्टर पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा की शादी हरियाणा के मानेसर में मौजूद एक होटल में होगी। दोनों कलाकार शुक्रवार को शादी करने वाले हैं। रिटेल महंगाई दर में मामूली गिरावट दर्ज की गई। फरवरी महीने में रिटेल महंगाई दर घटकर 5.09% हो गई, जो पिछले महीने यानी जनवरी में 5.10% थी। हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी में खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ी हैं। फरवरी में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर बढ़कर 8.66% रही। देश के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ग्रोथ रेट जनवरी में घटकर 3.8% पर आ गया। इससे पहले दिसंबर में यह दर 4.2% थी। उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच भारतीय शेयर बाजार सपाट बंद हुआ। इस दौरान आईटी को छोड़कर दूसरे सभी इंडेक्स लाल निशान पर बंद हुए। सबसे ज्यादा गिरावट कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, मेटल और पावर सेक्टर के शेयरों में देखने को मिली। हालांकि इसके बावजूद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 165 अंक चढ़कर 73,667 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 3 अंक बढ़कर 22,335 के स्तर पर पहुंच गया। उधर उत्तर प्रदेश के गोंडा में बीच सड़क पर एक बस में अचानक लगी आग से भगदड़ मच गई। बताया गया कि गोंडा अयोध्या मार्ग से गुजरने के दौरान ही उस बस का टायर फटा और तेजी से काला धुआं ऊपर उठने लगा। इसके बाद ड्राइवर ने फौरन बस रोक दी और देखते ही देखते वो बस काले धुएं से घिर गई। इस दौरान वो बाईं ओर झुकी दिखाई दी और उस पर सवार लोग घबराकर तेजी से बाहर निकलते नजर आए। कुछ लोगों ने तो बस की खिड़की को ही अपना रास्ता बना लिया और कूद कूद कर बस से बाहर निकलते दिखे। इस बीच सड़क के किनारे खड़े दूसरे लोग उनकी मदद करते दिखाई दिए, लेकिन बस से उठ रहे काले धुएं को देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। कई लोग सड़क पर खड़ी उस बस से दूर भागते नजर आए। वहां एक ठेले पर तरबूज बेच रहा लड़का तो बुरी तरह डर गया और ठेला लेकर दूर जाता दिखा। तभी सफेद शर्ट पहना एक आदमी बाल्टी से पानी डालकर आग बुझाने में जुट गया। इसके बाद एक दूसरा आदमी भी वहां पानी डालता दिखाई दिया, लेकिन पानी डालते ही और तेजी से धुआं उठना शुरू हो गया। हालांकि कुछ देर के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बताया गया कि टायर फटने की वजह से उस बस में आग लगी। इस बीच छत्तीसगढ़ के कोरबा में तमंचे के दम पर एक शराब की दुकान में हुई लूट की खबर से सनसनी फैल गई। बताया गया कि कुछ नकाबपोश बदमाश जब उस शराब की दुकान में घुसे तो वहां मौजूद एक कर्मचारी नोटों की गिनती कर रहा था और जैसे ही पहला बदमाश उस दुकान में घुसा, उस कर्मचारी के होश उड़ गए। उस बदमाश ने घुसते ही उस कर्मचारी को पीटना शुरू कर दिया और उसके पीछे पीछे एक दूसरा बदमाश भी पिस्तौल लिए उस दुकान में घुस गया। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद गार्ड को धक्का देकर पीछे हटाया और फिर एक और बदमाश वहां आ गया। वो बदमाश पिस्तौल के दम पर उस कर्मचारी और गार्ड को धमकाते रहे। इसके बाद उनमें एक बदमाश ने वहां रखा सारा कैश उठाया और पिस्तौल दिखाते हुए वहां से भाग गए। आरोप है कि जिस वक्त वो बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देने आए, वो दुकान बंद थी। ऐसे में उन्होंने पहले उस गार्ड को शराब खरीदने का झांसा दिया और फिर पिस्तौल के दम पर उस दुकान में घुस गए। इस घटना के बाद उस दुकान के मालिक ने तीनों बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। उधर लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने अपने एक जोरदार हवाई हमले में इजरायल के सुरक्षा कवच माने जाने वाले आयरन डोम को भी फेल करने का दावा किया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायल के उत्तरी इलाके पर एक साथ करीब 40 रॉकेट दाग दिए, जिसकी वजह से वहां हड़कंप मच गया। हिजबुल्लाह ने इस हमले में इजरायल का गुरूर माने जाने वाले उसके एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को नाकाम करने का दावा किया, जबकि इजरायल का आयरन डोम दुनिया के बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में एक माना जाता है, जो रॉकेट, क्रूज मिसाइल और ड्रोन गिराने में सक्षम है और 70 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी टारगेट को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला देता है। लेकिन रॉयटर्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने कुछ ही देर में इजरायल पर एक ही झटके में करीब 40 रॉकेट दाग दिए। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम उसके सिर्फ 7 रॉकेटों को बर्बाद करने में कामयाब हुआ और बाकी रॉकेट इजरायल में जहां भी गिरे वहां भारी तबाही हुई। शीशे के घरों वाले पत्थर क्यों उठाए हैं? शीशे के घरों वाले पत्थर क्यों उठाए हैं? वो जिनके सताए हैं खुद उनके ही साए हैं। सौभाग्य की एक बात कही उर्मिल ने, बेपर्दा करेंगे हम अपने तो इरादे हैं, सतरंगी पर्दों में जो चेहरे छुपाए। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वो फिर होगा सौभाग्य की।